देखिए 3 तरह की हमारे पास ब्रीड हैं जो है, जैसे मैंने कहा ना कि ये पहली तो है मिल्च ब्रीड, यानी जो दूध देने वाली ब्रीड है। तो दूध देने वाली ब्रीड में मुख्य रूप से थारपारकर है, साहिवाल है, गिर है और आपकी एक राठी है, रेड सिंधी है। ये दुधारू नस्ल की गाय कहलाती हैं जो 15 से 20 लीटर दूध देती हैं, ठीक है। और इन्हीं का सबसे ज़्यादा सत्यानाश करा हमने गलती करके, इन्हीं जो ब्रीड को हमने ज़्यादा क्रॉस कराया, इन्हीं का सबसे बड़ा नुकसान ये किया। तो अब भारत सरकार कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसको अभी क्रॉस से बची हुई है ब्रीड? नहीं बचा, कोई नहीं बचा। अच्छा। हाँ, कांकरेज एक राजस्थान में पाई जाती, पहले हम सोचते थे वो बची है। कांकरेज भी बहुत अच्छी दुधारू नस्ल की है, उसको भी ब्रीड वो कर लिया, क्योंकि उद्देश्य उस समय उद्देश्य ये नहीं था कि हमें गाय बचानी है, उद्देश्य था कि दूध चाहिए, ज़्यादा दूध पैदा करना है। तो एक मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद हमने कैमल को भूल गए। कैमल का जो दूध है या ऊँटनी का जो दूध है उसकी बड़ी भारी मेडिसिनल वैल्यू है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्योंकि मैकेनाइजेशन करना पड़ा, ट्रैक्टराइजेशन करना पड़ा, तो जिस तरह से जो गाय का बैल है उसकी उपयोगिता कम हो गई, ऐसे ही ऊँट की उपयोगिता कम हो गई। और ग्रामीण क्षेत्र विशेष करके जो अगर ऊँट से भी जुताई होती थी, ऊँट से ढुलाई होती थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बढ़िया साधन होता था, एक कुबड़ वाला ऊँट है जिसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता हमारे बीएसएफ में होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। आर्मी वाले उसको पेट्रोलिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ पे। और वो आज भी कितना भी मैकेनाइजेशन हो गया हो, लेकिन ऊँट की उपयोगिता वहाँ आज भी आर्मी में आज भी है। और आप 26 जनवरी पे देखते हो उनका दिखाते हैं, परेड में आते हैं। तो एक तो हमारी बीकानेरी ब्रीड है, एक हमारी जैसलमेरी ब्रीड है, एक मेवाड़ी ब्रीड है, एक कच्छी ब्रीड है। ये सिंगल हम्प वालों की हैं। और इसमें भी 2 तरह के ऊँट हैं। एक जो है, जो आप जिसकी बात कर रहा हूँ कि जो पेट्रोलिंग में यूज़ करते हैं, वो बीकानेरी ब्रीड है और रेसिंग में भी काम आते हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो रेसिंग का बिजनेस नहीं होता है, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि आज भी अगर रेसिंग में भी इनको डाला जाए तो जो जैसलमेरी जो हमारी ब्रीड है वो हमारे यूएई के और सूडान के जो कैमल हैं उनसे भी आगे है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके हाथ पांव पशुपालन और डेयरी सेक्टर हैं। डेयरी सेक्टर में महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल देखने को मिलती है और ये जो अनाज और जो दूसरे क्षेत्र हैं उनके मुकाबले, जो कृषि क्षेत्र है उनके मुकाबले लगभग डबल की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और आज भारत इन्हीं की बदौलत, जो गांव में छोटे छोटे पशुपालक हैं उन्हीं की बदौलत भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। करीब दूध उत्पादन में, दुनिया के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 25% है। तो सिर्फ गाय भैंस नहीं बल्कि और भी तमाम पशु हैं जो दूध देते हैं, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है और उन पे पहले बहुत कम ध्यान गया है। अब सरकार भी ध्यान दे रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसी पशुपालन और डेयरी सेक्टर पे इससे जुड़ी चुनौतियों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर केएमएल पाठक आईसीआर में डीडीजी एनिमल साइंस रहे हैं। इसके अलावा जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है मथुरा में, उसके वाइस चांसलर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई की है, उसके बाद यहाँ अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है और पशुपालन क्षेत्र में बड़े नाम हैं। देश दुनिया में तमाम जगहों पे जहाँ पे भी पशुपालन की बात होती है, डॉक्टर साहब के तमाम रिसर्च पेपर और इनके जो काम है उसकी सराहना होती है। तो डॉक्टर साहब ने आज हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। ये क्षेत्र इतना व्यापक है, लेकिन उतनी बातचीत पहले नहीं हुई जितनी आजकल हो रही है कि गाय भैंस का दूध तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। फ्यूचर मिल्क में किन किन पशुओं का दूध आएगा और उनकी क्या खासियत है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? थैंक यू ओम प्रकाश जी। सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि इन्होंने एक नई पहल करी है, किसान तक जो आपका चैनल है जिसमें हम आज बैठे हुए हैं। आपने अभी दूध की बात करी, आप देखिए अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर हम मनुष्यों की आबादी की बात करें तो भारतवर्ष में विश्व की 18% आबादी रहती है और 19% करीब आबादी हमारे उन पशुओं की है। 18% इंसानों की और 19% पशुओं की है।
करीब 54 करोड़ पशु। 54 करोड़ हमारे पास पशु हैं, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये और ऊंट है, हमारे पास मिथुन है, हमारे पास याक है, ये सब पशु आते हैं। हमारे पास पोल्ट्री है। तो ये सब जो है ना, ये वो है। इसके अलावा भारतवर्ष के पास पूरे विश्व का 4% हमारे पास पानी है और 2.4% हमारे पास जमीन है। तो ये सब जो प्रकृति ने भारतवर्ष को दिया है, इन सब का लाभ हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उठाया और देश को इन्हीं के आधार पर, क्योंकि पशु संपदा विश्व में सबसे नंबर 1 पर हम हैं। जो 530 जैसे आपने कहा कि 54 करोड़ हमारे पास पशु हैं, तो उसी हिसाब से हम दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 है विश्व में। और ये 1 या 2 साल से नहीं है, पिछले 10 वर्ष से ये जो लगातार हम रहे हैं। और करीबन 239 मिलियन टन जो है जो दूध है, लीटर है, वो हमारे देश में होता है। इवन जो वर्ल्ड एवरेज है पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी का, जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है दूध की पर डे की, वो जो विश्व औसत है वो 318 या 20 ग्राम के आसपास है और हमारी 485 ग्राम है। उसमें भी हम पर कैपिटा में भी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दूध की बढ़ गई है। अच्छा, दूध में एक चीज़ और है ओम प्रकाश जी, कि दूध में हम अगर नंबर 1 हैं तो हम कंजम्पशन में भी नंबर 1 हैं। जितना दूध हमारे देश में पिया जाता है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी आबादी है और इसमें सभी वर्ग के लोग दूध पीते हैं। इसमें दूध की एक अच्छाई ये है कि, और लेकिन अभी जो आपने बात करी थी वो जरूर है कि अब लोग जो है मिलावट कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। दूध में मिलावट बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं, जो कि गलत है, वो अपराध है। क्योंकि दूध जो है एक पेय पदार्थ है, एक हमारा खाद्य है, भोजन है हमारे लिए, वो हमारा प्योर होना चाहिए। अब आपने एक बात करी थी अभी कि जो फ्यूचर मिल्क, क्योंकि गाय गाय भैंस के दूध की बात तो सब लोग करते हैं जी। अभी फ्यूचर मिल्क एक नया टर्म ले आया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ है कि फ्यूचर मिल्क है क्या। फ्यूचर मिल्क की बात होती है तो इनमें किन किन पशुओं का दूध आता है जी फ्यूचर मिल्क में, और उसका बेनिफिट क्या है, क्यों जो गाय भैंस का दूध है उससे अलग है। हालांकि गाय के दूध को बहुत अमृत की तरह माना जाता है, लेकिन फ्यूचर मिल्क में गाय का दूध नहीं है, दूसरे पशुओं का दूध है। तो कौन कौन से पशुओं का फ्यूचर मिल्क में दूध है और वो क्यों इनसे अलग है? देखिए, दूध की जब भी बात होती है तो गाय या भैंस, हम 2 ही पशुओं की बात करते हैं कि, और बाज़ार में भी अगर आप जाओगे तो पहले पूछते हैं हम जब जाते हैं कहीं स्टोर पे, तो भाई भैंस का दूध दे दो या गाय का दूध दे दो। हाँ। लेकिन अब जो है सरकार ने और भी हमारे जो एनिमल हैं, जैसे गाय है, जैसे बकरी है, भेड़ है, विशेष रूप से मैं बकरी और ऊँट की यहाँ बात करूँगा। जो बकरी है, बकरी पालन जो हम करते थे, बकरी की भी हमारे पास करीब 148 मिलियन करीब पॉपुलेशन है हमारे पास बकरियों की, और सेकंड है वर्ल्ड में। तो बकरी वर्ल्ड में सेकंड। हाँ जी। तो बकरी में भी क्या था, भैंस में हम नंबर 1 हैं। भैंस में विश्व का 50% बफेलो पॉपुलेशन, भैंस की जो आबादी है वो इंडिया में पाई जाती है। और बेस्ट ब्रीड हमारे पास अगर बफेलो की कहीं है विश्व में तो हमारे भारतवर्ष में है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बीच में और बता देना चाहता हूँ आपको कि नेचर ने एक, भारत ही एक ऐसा विश्व में देश है जहाँ नेचर ने डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स दी हैं। आप आज हम दिल्ली में बैठे हैं, आप चेन्नई जाइए, वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक जोन अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो ये सिर्फ नेचर ने, यूपी में ही 9-10 हैं, 9-10 अकेले यूपी में। तो नेचर ने क्या किया कि इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से जो हमारी पशुओं की जो नस्लें हैं और जो ब्रीड हैं उनके हिसाब से विकसित की। अगर आप मैं बात करूं गाय की, तो गाय, देसी गाय की हमारे पास करीब 54 नस्लें पाई जाती हैं और ये अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, इनको हम ब्रीडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है वो सिर्फ भारतवर्ष में ही है। जैसे कहते हैं ना कि सब मौसम भारत में मिलते हैं, सारे मौसम किसी दूसरे देश में नहीं मिलते। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम भारत वाले बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको सब तरह का मौसम मिला, सब तरह की एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उसी के हिसाब से खेती होती है, अगर आप उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से पशुपालन होता है। तो जो भेड़ बकरी है वो अपने क्षेत्र में, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम तमिलनाडु की बात करोगे, आप आंध्रा की बात करेंगे, तो वहाँ किसान ने क्या किया, उस हिसाब से एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से भेड़ पालन प्रारंभ किया, बकरी पालन प्रारंभ किया। और जो आप दूध की बात कर रहे हो, तो दूध में बकरी का जो है, जो बकरी पालन पहले जो किसान करता था,
पहले ग्रामीण क्षेत्र में तो बकरी का दूध पिया जाता था। कभी कभी आप देखोगे कि कुछ लोगों को कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती थी, लोग कहते थे कि भाई बकरी का, क्योंकि बकरी का जो दूध है वो पचने में बड़ा आसान होता है, छोटे बच्चों को भी दे देते हैं। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो बकरी का दूध है उसको हमने वैज्ञानिक तरह से ये तय किया है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे आजकल देखो डेंगू काफ़ी हो जाता में है। लोग काफ़ी ढूंढते हैं और तो लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि हमें ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त करना है और ग्रामीण क्षेत्र को हमें पशुपालन और कृषि के माध्यम से सशक्त करना है, तो अगर वहाँ पर हम बकरी पालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप मांस के लिए भी पालो प्लस उसको दूध के लिए पालो, एक बात। दूसरी बात यह है कि बकरी के मांस में कोई किसी तरह का टैबू नहीं है, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बकरी का मांस अगर कोई खाता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दूध है तो दूध जैसा मैंने बताया है कि उसकी कंपोजिशन वैल्यू है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो एक तो नया जो आपने पूछा कि आजकल फ्यूचर मिल्क में बकरी के दूध की बहुत ज़्यादा वो है। और मैं तो हर प्रोग्राम में जहाँ भी जाता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में मैं जाता हूँ, तो मैं जो गांव के युवा लोग हैं उनको बताता हूँ कि भाई आप, अच्छा भारत सरकार भी सपोर्ट कर रही है, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत सब्सिडी मिल रही है, बहुत सब्सिडी मिल रही है। अच्छा, अच्छी नस्ल की बकरियां आपको मिल रही हैं। आपको एआई इसमें आजकल बड़ा, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले क्या होता था कि बकरी से एक बच्चा पैदा होता था, दो पैदा, आजकल 3-3 बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे। तो इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है और सरकार की इतनी स्कीम्स आ रही हैं। लोगों को, अगर आप बकरी पालन प्रारंभ कोई किसान करना चाहता है, युवा करना चाहता है, कोई महिला करना चाहती है, अब महाराष्ट्र में इतनी सक्सेस स्टोरी देखने को मिलेंगी आपको। उत्तर प्रदेश में आप जाओ, उत्तर प्रदेश में इतनी सक्सेस स्टोरी देखने को मिलेगी कि जो लोग बेरोजगार थे और गांव में ये सोचते थे कि हम तो गांव में बेकार हैं, कुछ काम ही नहीं है, तो बकरी पालन करने लग गए और उनका दूध भी जो है बेचने लग गए। तो एक तो ये, हाँ। दूसरी साथ में ये भी हुआ कि जो भेड़ है उसका भी जो दूध है वो, उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू होती है। ये फ्यूचर मिल्क में भेड़ का फ्यूचर मिल्क भी आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मुझे सबसे प्रिय है, वो है कैमल मिल्क। मैं कैमल इंस्टीट्यूट का काफी काम है उसका, मेरा काम है। और मैं, जैसा मुझे लोग कभी कभी लोग, जैसे मेरा नाम KML है तो लोग कैमल पाठक कह देते हैं तो उसका तात्पर्य है कि मैं, लेकिन आपने काम भी बीकानेर में बहुत किया उसका। मुझे अवसर मिला, ईश्वर की कृपा थी जो मुझे अवसर मिला कि मैं वहाँ, अगर विश्व में अगर कहीं कैमल के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट है अनुसंधान का तो बीकानेर में है। उसके आप डायरेक्टर तो मैं उसका डायरेक्टर रहा। और जब मैं उसका डायरेक्टर था और डायरेक्टर के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था और मैं चाहता था कि मैं वहाँ डायरेक्टर बनूँ, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया। देखिए, ये जो दो हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन हुए इंडिया में, एक तो हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आवश्यक था? क्योंकि जब हम भुखमरी से बाहर निकालना था, और हमारे लिए कहा जाता था कि हिंदुस्तान कटोरा लेके घूमता है, तो उस कटोरे वाली स्थिति से निपटने के लिए और हमारे किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से फ़ायदा ये हुआ कि आज जो हमारा भारतवर्ष है विश्व में, हम जो है उसमें पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है। हमें कहीं से कोई खाद्य पदार्थ मंगाना नहीं पड़ता है, बल्कि हम आज बाहर भेजने की स्थिति में है। तो ये तो हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा। दूसरा जो रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हुआ, वो हुआ वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के पीछे भी यही उद्देश्य था कि जैसा अभी आपने बताया कि अब आज की तारीख में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल्क की है वो मोर देन 450 ग्राम है। अगर हम 51 की बात करें, उस समय दूध कुछ नहीं होता था। तो उस समय के दूध में और आज की दूध में तुलना करोगे तो ये वाइट रिवॉल्यूशन का ही परिणाम था कि हम मिल्क इतनी उपलब्धता है, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी। लेकिन उस समय भी हम सिर्फ गाय और भैंस की बात करते थे, बाद में क्रॉस ब्रीडिंग हुई। तो एक मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि वाइट रिवॉल्यूशन के बाद हमने कैमल को भूल गए। कैमल का जो दूध है या ऊँटनी का जो दूध है उसकी बड़ी भारी मेडिसिनल वैल्यू है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्योंकि मैकेनाइजेशन करना पड़ा, ट्रैक्टराइजेशन करना पड़ा, तो जिस तरह से जो गाय का बैल है उसकी उपयोगिता कम हो गई, ऐसे ही ऊँट की उपयोगिता कम हो गई। और ग्रामीण क्षेत्र विशेष करके जो, अगर ऊँट से भी जुताई होती थी, ऊँट से ढुलाई होती थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बढ़िया साधन होता था, ऊँट सस्ता होता था। ट्रैक्टर ने हाशिए पे डाल दिया, ट्रैक्टर ने, ये सब ट्रैक्टर के हाशिए पे चले गए, मैकेनाइजेशन पे। अच्छा, पक्का रोड बन गई वहाँ पे। अगर आप अभी देखोगे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पहले ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन ही ऊँट होता था।
दूसरी बात क्या थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास ज़्यादा ऊँट होते थे वो उतना ही जो है उसको उसकी बड़ी समृद्ध माना जाता था, उसकी बड़ी रेस्पेक्ट होती थी। अब धीरे धीरे जब हम ये तो कोई भी क्रांति आती है उसे कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं, तो ये नेगेटिव पहलू ये रहा कि बैल की उपयोगिता कम हुई और ऊँट की उपयोगिता कम हुई, और जो ऊँट पहले 80,000 में गाँव में मिलते थे उनकी 20,000 कॉस्ट हो गई। तो हम हाँ, तो इतना अच्छा। दूसरी बात है कि जो ऊँट है वो हर आदमी नहीं पाल सकता। ऊँट पालन वहाँ की एक बड़ी रेस्पेक्टेबल एक कम्युनिटी है जिसको रायका कम्युनिटी बोलते हैं। रायका बोलते हैं। वो राजस्थान और गुजरात में और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे देखोगे बड़ी उनका बड़ा योगदान है रायका कम्युनिटी का हमारे समाज में, तो वो लोग रखते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जो कैमल का दूध है उसको किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए, लोगों के दिमाग में बताया जाए कि भाई कैमल का दूध बड़ा उपयोगी है। अब हो क्या रहा था कि दूध से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़े। हाँ, ताकि क्योंकि और कोई साधन नहीं है, ऊँट को आप वापस तो ट्रांसपोर्ट में ला नहीं सकते, और किसान जब ही रखता उस ऊँट को रखेगा जब उसकी इकोनॉमिकली उपयोगिता होगी, वायबिलिटी होगी। तो ऊँट के दूध पे हमने अनुसंधान कराया, ऊँटनी के दूध पे अनुसंधान कराया, और अनुसंधान से जो बहुत सारी लोगों के दिमाग में मिथ थी कि कुछ लोग कहते थे ऊँटनी का जो दूध होता है वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती है, वो ख़राब हो जाता है, वो ज़्यादा नमकीन हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट दिया हमने कि भाई नहीं, ऊँटनी का दूध बहुत उपयोगी है, इसके अंदर जो ये जो भ्रांतियाँ हैं मन में तो ये दूर करा जाए, और इसके ऊपर अनुसंधान करवाया। बीकानेर में एक एसपी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के डॉक्टर के साथ काम किया। एम्स में हमने यहाँ दिल्ली में उनको दूध दिया। कपूरथला में एक मंदबुद्धि के बच्चों का एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलता है, वहाँ दुआ। और ये पता चला कि जो ऊँटनी का दूध है वो बहुत उपयोगी है डायबिटीज़ में, बहुत उपयोगी है ट्यूबरक्लोसिस में, बहुत उपयोगी है जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो बकरी और ऊँट, ये जो नए दूध जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनका बहुत फ्यूचर है। और अभी तो देखिए, अभी बकरी, ऊँट, भेड़ इनके और डोंकी मिल्क की भी अभी चर्चा हो रही है, उस पर बाद में हाँ उसकी बात करूंगा। तो उसको देखते हुए अब अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने अब तो अमूल डेयरी ने ऊँटनी का दूध मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, और उसके लोगों के जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हो गई। तो इससे क्या हो गया कि ऊँट की उपयोगिता वापस आ गई, और ऊँटनी के दूध में वो गुण होते हैं वो, क्योंकि देखिए ऊँट जो है, ऊँट में और जो ये भेड़ या जो भैंस या गाय होती है, इन दोनों के चरने में कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। अच्छा, क्या? ये ज़मीन पर चरते हैं। आपने देखा होगा जो भेड़ है वो ज़मीन पर चरती है, ठीक है। गाय भी ज़मीन पर घास चरती है, लेकिन ऊँट कभी चरता नहीं है। ऊँट ब्राउजिंग करता, ऊँट जो है पेड़ के ऊपर से खाता है। हाँ। आप ऊँट कभी घास नीचे चरते हुए नहीं दिखेगा। तो ऊँट की एक अच्छा दूसरा क्या है कि वो इतना इंटेलिजेंट ब्रीड है जो बनाया है ईश्वर ने उसको, कि उसे मालूम है कौन सा पेड़ उपयोगी है, उसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है, और तो वो चिन्हित करता है। और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसा आप खान पान दोगे पशु को, वो उसके दूध में, यूरिन में वैसा ही निकलेगा। तो इसलिए उसकी मेडिसिनल वैल्यू हो गई। सेम चीज़ बकरी की भी है। बकरी के दूध का भी यही उपयोगिता है कि उससे ब्लड प्लेटलेट, ये तो प्रूवन हो गया है कि ब्लड प्लेट बढ़ती हैं। ऐसे ही ये ऊँटनी के दूध से, तो ये इनका बड़ा आगे फ्यूचर है। और मैं तो फ्यूचर की बात नहीं, आज ही बहुत उपयोगिता है। डेंगू जब होता है, नहीं होना चाहिए, कोई अगर प्रभावित होता है, मैं खुद भी प्रभावित हूँ डेंगू से 2 बार। मैंने स्वयं देखा है कि अगर आप बकरी का दूध पीते हैं तो निश्चित रूप से आपको डेंगू में फ़ायदा मिलता है, उससे जल्दी रिकवरी होती है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये लोगों की समझ में आ गई है। और डोंकी मिल्क भी फायदेमंद है। हाँ, अब आती है एक डंकी की बात, आजकल बीच बीच में सोशल मीडिया में आता है कि भाई एक बेंगलोर में, एक हैदराबाद में भी। देखो, पहली बात तो है ओम प्रकाश जी, ये नियम है प्रकृति में, दूध जिसका भी है वो किसी माँ का ही है, चाहे वो डंकी है, चाहे वो ऊँटनी है, चाहे मनुष्य है। तो माँ का दूध कभी खराब नहीं होता, कभी नहीं खराब होता बस। और माँ के दूध में कभी भी मिलावट अंदर नहीं हो सकती। बाहर आने के बाद तो आप मिलावट कर सकते हो, बाजार में आकर कर सकते हो। तो ऊँटनी के दूध की भी उपयोगिता है, उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वहाँ उसकी बहुत उपयोगिता है। डंकी मिल्क की वहाँ उपयोगिता है। तो वहाँ हमारे देखते हैं कुछ लोग, हैदराबाद में कुछ युवा हैं, उन्होंने शुरू किया है एक स्टार्टअप लोग कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट में कहीं जगह जाता हूँ, प्रोजेक्ट के एवेल्युएशन में कई लोगों के वो आते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है, और ये संपत्ति सिर्फ जो है, ये संपत्ति भारतवर्ष के पास ही है।
इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी, और ये सभी हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं, हमारे पेट में जो चीज़ जा रही है वो स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए। दूसरी बात, कोविड के बाद हर व्यक्ति की समझ में आ गया है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कैसा भी है व्यक्ति है, वो स्वस्थ रहना चाहता है, स्वस्थ रहना भी चाहिए। स्वस्थ रहेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मेन चीज़ ये है कि गाय भैंस इनके अलावा जो है वो डोंकी मिल्क हो गया, कैमल मिल्क हो गया, जी, आपका भेड़ का दूध हो और गया, बकरी का हो जी गया। हाँ, ये चारों के दूध की मेडिसिनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो एकदम अलग है, हाँ, इनसे जो गाय भैंस से। जी हाँ। और नहीं, इसीलिए अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हीं की मेडिसिनल वैल्यू है। गाय के दूध की अपनी उपयोगिता है, भैंस के दूध की अपनी उपयोगिता है, लेकिन ये क्योंकि इनकी क्वांटिटी इतनी नहीं है बकरी के दूध की, और लेकिन ये स्पेसिफिकली जो है इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको मेडिसिनल वैल्यू प्रदान करती हैं। तो ये फ्यूचर मिल्क के जी, तौर पे इसलिए इनको हम लोग फ्यूचर मिल्क कहते हैं। मिल्क कहते हैं जी। और ये धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केटिंग इसकी होगी तो ये सर्व सुलभ हो जाएगा। जैसे अभी भी कहीं बकरी का दूध अगर नोएडा में, दिल्ली में ढूंढना हो तो लोगों को तकलीफ होगी कि कहाँ से मिलेगा। ये जब देखो, हम तो, सरकार भी चाह रही है, सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसी तरह से पशुपालन, क्योंकि पशुपालन जिस गति से बढ़ रहा है, पशुपालन का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है देश की जीडीपी में या एग्रीकल्चर जीडीपी में, आप देखोगे तो आज की तारीख में पशुपालन का एग्रीकल्चर जीडीपी में 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। अगर हमारा डेयरी सेक्टर देखोगे आप तो पिछले 10-15 सालों में 62% ग्रोथ हुई है डेयरी सेक्टर में, और 5% उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 5 से 6% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्षेत्र है, पशुपालन क्षेत्र है, इसका पोटेंशियल है। पहले इसको हम क्या कहा, हम इसको पहले अलाइड सेक्टर बोलते थे, जो पशुपालन है उसको अलाइड सेक्टर बोलते थे। अभी जो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा इस सेक्टर को बूस्ट दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया गया। वो ये कार्य किया गया कि 2019 में ये विभाग ही अलग कर दिया, और विभाग करने के पीछे कोई राजनीति मैं नहीं मानता, उसके पीछे एक्चुअल में हित है पशुपालकों का। क्योंकि अगर आप उसका मंत्रालय अलग कर दोगे तो आज उसका मंत्रालय अलग है, उनके मंत्रालय के हिसाब से उनकी प्रायोरिटी डिसाइड होती हैं, उनके हिसाब से स्कीम्स बनाई जा रही हैं और ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिले। पहली दफ़े इतिहास में पिछले 70 वर्ष में, देखिए मैं तो एक शिक्षाविद हूँ और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं जो अच्छी स्कीम्स हैं उनकी हमें भूर प्रशंसा करनी चाहिए किसी के लिए। देखिए, सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद पहली दफ़े जो मुख्य चीज़ होती है पशुओं की बीमार होने की है। गाँव के किसानों की, पशुपालकों की ये शिकायत रहती थी कि भाई हमारे पशु बीमार हो जाते हैं, पशु का उपचार सही नहीं होता है। तो पहली दफ़े जो है इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पशुपालन के लिए, डिसीज़ के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए 13,000 करोड़ रुपए पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहले एजेंडे के अंदर पास करे। 13,000 करोड़। तो ये दर्शाता है कि सरकार एफएमडी वगैरह को लेके जो है उसी में ये आ गया, क्योंकि जो खुरपका को लेके तो काफी सारा काम हुआ है। तो अब आज की तारीख में बिल्कुल आपने सही कहा कि जो खुरपका मुंहपका रोग है, ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन में इसका फर्क पड़ता है, दूध घट जाता है पशु का। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम तैयार किया गया और आज मोबाइल यूनिट खुल गई। तो उद्देश्य ये था सरकार का कि हमारे अगर पशु स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो पशु तो और उसका रिफ्लेक्शन इंसान में भी तो आता है। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूध, उसका मांस, वो सब खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो स्वस्थ पशु अगर है तो हम भी स्वस्थ हैं। और आज ऐसे ऐसे परिवार हैं जो है, मैं बताऊं आपको, परिवार में अगर बच्चा बीमार होता है और एक पशु बीमार होता है तो माँ जो परिवार की मुखिया है वो कहती है पहले पशु चिकित्सक को बुलाओ, क्योंकि पशु से दूध मिल रहा है उसको, वो सब कुछ मिल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि पशु आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम है। जैसे मैं बकरी पालन की बात करता हूँ ना, तो बकरी सबसे बड़ा एटीएम है। मेरे पास बकरी है और मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो मैं क्या करूँगा, मैंने बकरी बेच दी उसमें से, तो मुझे तुरंत पैसा मिले। एटीएम क्या है? एटीएम मीन्स हम गए, हमें बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है। और ये सब सुविधाएं इतनी बढ़िया हो गई हैं आज की तारीख में, तो वो एक एटीएम भी है, ऐसे ही दूध भी है।
दूध को देखिए आप, इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, अब उसमें आवश्यकता ओम प्रकाश जी ये है कि जो दूध करें, जो वही आपने बात करी थी पहले, मिलावट वाले मिल्क प्रोडक्शन क्लीन होना चाहिए, सेफ मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए। मैं कि मिलावट से बचेंगे लोग, कैसे टेस्ट कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से लोग आज जागरूक हो गए अपने स्वास्थ्य के प्रति, वैसे ही लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और कैसा पी रहे हैं, वो सख्त होना चाहिए। FSSAI जो एक संस्था है भारत सरकार की, वो सर्टिफिकेट देती है। अब आपको दूध अगर मार्केट में बेच रहे हैं और किसी माध्यम के थ्रू बेच रहे हैं, तो आपको उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि भाई अगर हमें दूध, हम बाजार में जा रहे हैं तो पहले जैसे होता था, गए खुले बर्तन में गए और खुले बर्तन में दूध डाल दिया। अब उसने क्या डाला, उसमें क्या मिलाया है। अगर पानी ही मिलाना है तो पानी भी अच्छा हो, लेकिन पहले तो कोई ये भी पता नहीं चलता था। तो मिलावट एक सबसे बड़ा, तो इसलिए बहुत सारे किट बनाए गए हैं आज की तारीख में। अच्छा, किट है ये लोग, हाँ, बाजार में किट हैं। आपके अगर दूध सिंथेटिक मिल के आप घर में बाजार में किट खरीदिए, आप घर में टेस्ट कर लीजिए। कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जो दूध आपके घर पहुँचाती हैं, आपको डोर स्टेप पे पहुँचाती हैं, साथ में किट देती हैं कि हमारा जो दूध आ रहा है वो आप टेस्ट करिए। तो ये एक अवेयरनेस है, ये एक प्रोग्राम है। तो हमारे देश में आवश्यकता ये है कि हम कुछ भी खाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप दूध की बात करें, आप अगर बाज़ार में पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, आप बाज़ार में आप कुछ भी खा रहे हैं, तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि वो कैसा है, उसकी आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। इसलिए एक प्रोग्राम चलाया भारत सरकार ने, एक प्रोग्राम चलाया ट्रेसेबिलिटी का। आजकल ये बताना पड़ता है आपको, अगर कोई पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसमें बताना पड़ेगा इसको सोर्स कहाँ है, सोर्स का तो चला कहाँ से आया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, तो मिलावट पे अभी मिलावट पे देखिए, दूध वाली बात हो रही है, पनीर खाना लोगों ने डर के मारे छोड़ दिया, डर के मारे छोड़ दिया। बिल्कुल लोग शादी ब्याह में पनीर नहीं खा रहे। नहीं, और त्योहारों पे तो और बुरा हाल है। हाँ, और बुरा हाल है। त्योहारों पे तो आप देखते हो तो सरकार, पनीर, सब चीज में मिलावट हो रही है। अब ये तो लोगों की, जो ऐसे लोग होते हैं ना जो गलत काम करते हैं, उनकी मानसिकता खराब होती है। सरकार बीच बीच में कंट्रोल भी करती है, इंस्पेक्टर भी जाते हैं, चेक करते हैं, लेकिन फिर भी इंसान मानता नहीं है। इस कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग जल्दी, हम चाहते हैं जल्दी रिच हो जाएं, तो वो गलत है। कैमल वाले में जब बात कर रहे थे आप, तो ये शरद पवार वाला क्या किस्सा था? कैमल से आपने, कैमल इंस्टीट्यूट में, हाँ देखिए, वो मैं बताऊँ, आपने मेरी पुरानी, हाँ, यादगार दिलाई आपने। तो मैं जब 2006 में कैमल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना था, तो हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था, एक प्रेजेंटेशन दिया था कैमल डेयरी का और कैमल को आगे बढ़ाने का। और कैमल का जो दूध है वो रायका समाज के लोग बेचते नहीं थे, तो उनको हमने कन्विंस किया, उनको इन्वॉल्व किया उसके अंदर, और धीरे बेचते नहीं थे, क्या करते थे? खुद ही, हाँ, खुद ही कंज्यूम करते थे। और उनके यहाँ बाजार में एक इस तरह की धारणा थी कि भाई दूध बेचना नहीं है। हाँ, गांव, अपने भी गांव में हुआ करता था कि बहुत से लोग पहले दूध नहीं बेचते थे और दूध देने का रिवाज था। भाई मेरे घर में अगर भैंस पैदा, आज भैंस ने बछड़ा बछड़ी दिया है, दूध आया, तो मैं बांटता था गाँव में, या गाय के साथ होता था। इवन लोगों के बिजनेस पर्पज नहीं था। तो उनके यहाँ, तो हमने उनको कन्विंस किया, उनको समझाया कि भाई दूध बेचने से आपको फ़ायदा होगा और जो कैमल की, जो ऊँट की उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी। तो क्योंकि कैमल की, जैसे मैंने बोला था कि उसकी जो मिथ थी, उसमें एक मिथ ये भी थी कि ऊँटनी का दूध आधा लीटर 1 लीटर होता है, जबकि अच्छी ब्रीड, जैसे मेवाड़ी ब्रीड है, कच्ची ब्रीड है, ऊँट की जो नस्लें हैं, वो 10 से 12 लीटर दूध देती हैं। 10 से 12 लीटर देती हैं। तो ये जब कहानी आप पूछ रहे हो, उसका यही है कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मैं जब यहाँ आया अपने कृषि मंत्रालय में, और मैं माननीय, नहीं, वहाँ क्या क्या किया था आपने? तो वहाँ पे बीकानेर में, हाँ, क्या तो नया काम किया? देखिए, बीकानेर में, क्योंकि अब मैं वहाँ अपॉइंट हुआ, तो अब मेरे लिए ये था कि मैंने जो वहाँ कॉन्सेप्ट दिया है, जो हाइपोथेसिस दी है, मुझे वो प्रूव करनी है, मुझे दिखाना है कि भाई मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सही हुआ है। तो हमने जो है सबसे पहले क्या किया कि वहाँ कैमल इंस्टीट्यूट में जो दूध के बारे में मिथ थी या कैमल के बारे में मिथ थी, उनके बड़े बड़े बैनर लगवा। अभी आप कभी जाओ वहाँ पे कैमल इंस्टीट्यूट पे, आप देखोगे तो एक साइड में तो हमने वो बड़े बैनर लगाए कि भाई ये मिथ है कैमल के बारे में, और एक साइड ट्रुथ, और उसकी ट्रुथ। और उसको एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किया, क्योंकि अगर हमको एजुकेट करना है लोगों को तो टूरिस्ट सेंटर बेस्ट होते हैं। तो बीकानेर एक टूरिस्ट सेंटर है, तो वहाँ पर उससे क्या हो गया, अच्छा, फिर उस पर हमने टूरिस्ट सेंटर, एक होते हैं फ्री, एक होते हैं पैसा लगा गए। तो जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया कि वहाँ पर भाई एंट्रेंस टिकट लगाएं, तो लोग हंसे हमारे ऊपर कि भाई ये कौन ऊँट 50 रुपये देख के और ऊँट क्यों देखने आएगा।
हमने कहा ये कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन हमको ये भी देखना था कि हमारा जो इंस्टीट्यूट का मैंडेट है वो है रिसर्च, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको अलग रखा। और वहाँ पर पहली जो है एक मिल्क पार्लर, कैमल दूध का मिल्क पार्लर, और वहाँ धीरे धीरे करके कैमल मिल्क की बनी हुई चाय, कैमल मिल्क की कॉफ़ी, और वो सबसे मशहूर हुई वो कुल्फ़ी, वो आज भी कैमल मिल्क की कुल्फ़ी आज भी मशहूर है। फिर हमने क्या किया कि अब खाली इंस्टीट्यूट तक नहीं रहेगा, ये चीज़ लोगों तक जानी चाहिए। तो लोग जैसे जैसलमेर लोग जाते हैं, जोधपुर लोग जाते हैं, तो हमने वहाँ की जो महिलाएं जो इस टूरिज्म इंडस्ट्री में लगी हुई थी और जो सैंड ड्यून पर लोग जाते हैं, उनको हमने ट्रेन किया, उनको बुलाया वहाँ पे और उनको बताया कि कैमल की दूध की कुल्फ़ी कैसे बनती है। वो कैमल की कुल्फ़ी बनाना सीख गई, और आज आप जैसलमेर में जाओ, वहाँ पर वो जो आपको मिलेंगी महिलाएं, वो कैमल कुल्फ़ी बेच रही हैं उनको ऐसा ही। तो ये जब चीज़ें हुई, तो मैं जब यहाँ आया, अपने मंत्रालय में आया, यहाँ पर मिलने आया, तो उस समय हमारे कृषि मंत्री हुआ करते थे माननीय शरद पवार जी। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम, उस समय पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ आओ, पार्लियामेंट में बैठेंगे, हम बात करेंगे। तो मैंने उनको ये सारा कॉन्सेप्ट बताया, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा भाई ये तो एक तरह से रिवॉल्यूशन ला देगा उसमें। तो मैंने कहा सर बिल्कुल रिवॉल्यूशन ला देगा, और वाकई में आज मुझे प्रसन्नता होती है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मीडिया था, मीडिया ने हमारी छोटी छोटी स्टोरी पसंद करना, छापना शुरू की। और आज आपके यहाँ मैं इंडिया टुडे ग्रुप के स्टूडियो में बैठा हूँ, तो सबसे बड़ी स्टोरी जो करी, जो मैगजीन निकलती है, उस मैगजीन में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया मेरे इंस्टीट्यूट के ऊपर, इंडिया टुडे में, और उसमें एक पूरे पेज पर मेरी फ़ोटो छपी, और उसमें बताया गया कि कैमल की उपयोगिता समाज में, रायका समाज में वापस स्थापित करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वो जो इंडिया टुडे ने जो कवर किया उस समय, मैं उनका नहीं जानता नाम, वो जोधपुर के थे, जो उसके जो संवाददाता होंगे, हाँ, जो रहे होंगे। बहुत अच्छी स्टोरी, और हिंदी इंग्लिश दोनों के जो वो अंक में छापी गई, हो सकता है नीचे वो लगी होगी। तो उसने सारा सिनेरियो बदला, और जैसे ही इंडिया टुडे ने वो छापा, तो फिर मीडिया के बाकी लोग भी आने लग गए। और एक दिन अचानक मैं ऑफिस बैठा था, और ऑफिस में मेरे पास एक फ़ोन आया डिस्कवरी चैनल से। तो और जो उसके प्रोड्यूसर थे वो पोलैंड के थे। उन्होंने कहा सर हम आपका हमने इंडिया टुडे में आर्टिकल पढ़ा है, और आपने उसकी बताया क्या क्या उपयोगिता है, तो हम एक स्टोरी बनाना चाहते हैं कैमल के ऊपर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डिस्कवरी चैनल वाला यहाँ आ रहा है। तो मैंने बिना किसी को पूछे हुए इमीडिएटली हाँ करा कि भाई आप जितनी जल्दी हो सके। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, होता क्या है, कैमल का जो ब्रीडिंग का सीजन होता है वो ठंड में होता है, और बड़ा टिपिकल होता है। तो उसकी जो स्टोरी बनती है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स मैं खाली पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि कैमल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो वो टीम आई डिस्कवरी चैनल की, उन्होंने हमारी स्टोरी बनाई वहाँ पे, और मुझे जैसा बताया गया, वो प्रोड्यूसर जो पोलैंड के थे उन्होंने बताया कि हमको इसको 16-17 लैंग्वेज में दिखाएंगे। और उसके बाद ओम प्रकाश जी, ये हो गया, एक तो इंडिया टुडे ग्रुप ने जो मैगजीन में छापा, प्लस डिस्कवरी चैनल, प्लस इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इन सब के सहयोग से वो इंस्टीट्यूट में जो 2 से 3 हज़ार लोग आया करते थे रोज़, उनकी संख्या 5 से 6 हज़ार हो गई। और आज की तारीख में अभी आप वहाँ जाओ तो बाहर शाम को बस जो है लगती हैं, खड़ी होती हैं, और वहाँ पर इवन कुल्फ़ी तो इतनी मशहूर हो गई, तो कभी कभी मेरे पास सिफारिश के लिए लोग आते थे कि भाई हमारी फैमिली आई हुई है और उसको कुल्फ़ी नहीं मिल रही है कैमल के मिल्क की। तो ये जो था उस समय जो सरकार थी, जो भी राजस्थान सरकार थी, केंद्र सरकार थी, इन्होंने उसकी धीरे धीरे उपयोगिता बढ़ाई। और आज जहाँ से आपने प्रश्न स्टार्ट किया था कि अल्टरनेट फ्यूचर मिल्क में, आज मुझे बताते समय मुझे, क्योंकि मैं कैमल मेरे बहुत हृदय से जुड़ा हुआ है, और मेरा जो कैरियर जो ट्विस्ट हुआ और बढ़ा वो कैमल की वजह से हुआ। तो आज की तारीख में कैमल मिल्क जो है बाज़ार में उपलब्ध है, और अमूल डेयरी ने अपना, और इंडिया की पहली कैमल डेयरी जो है वो हमने बीकानेर में स्थापित करी थी उस समय 2009 में। तो और उन रायका कम्युनिटी के लोग वापस जो है जुड़ गए इसी में। इसी प्रकार से बकरी पालन में भी लोग जुड़े, इसी प्रकार से भेड़ पालन में भी लोग जुड़े। तो ये चीज़ें जब होती हैं, तो और जब सरकार सहयोग करती है, सरकार आगे बढ़ाती है
इसके बाद फिर अभी कितनी आबादी है इनकी कैमल की देखिए इंडिया में? अभी तो बहुत कम, करीबन आप समझ लो होंगे 10-20 लाख करीब कैमल बचे हैं। अभी आपने एक चीज़ और बताऊं मैं, हाँ अभी जो हमारा जो जो 26 जनवरी गई है उस परेड में भी कैमल आया था, आपने शायद देखा सेना में डबल तो- सेना डबल में हम्ड तो आई है। नहीं, डबल हम्ड कैमल, हाँ, डबल हम्ड कैमल आया था। जो कैमल होता है, ऊँट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अच्छा एक होता है सिंगल हम्प जिसमें एक कुबड़ वाला ऊँट, अच्छा। जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये ज़्यादातर पाया जाता है राजस्थान में और गुजरात में और कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का, कुछ मध्य प्रदेश का। एक दूसरा होता है डबल हम्प्ड कैमल। डबल हम्प्ड कैमल जो है हमारा जो 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 हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जैसे जो एक जगह है नुब्रा वैली, ये वहाँ मिलते हैं। कहाँ पे? और नुब्रा वैली जो है ना, जब आप कभी लद्दाख गए होंगे, लद्दाख में एक बहुत ऊंचाई पर करीब 15,000 फीट पर है नुब्रा वैली है, वहाँ पर ये डबल हेम्ड कैमल पाए जाते हैं और लोग टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, वो उनकी वो करते हैं, राइडिंग करते हैं। और उनकी जो ऊन होती है, उनके ऊपर जो बाल होते हैं, उनकी उपयोगिता है। अच्छा, ऊँट के एक और उपयोगिता बताता हूँ, इसी जगह अगर बात चल गई है तो अब देखिए पहले क्या होता था कि हमारे परिवार में महिलाएं वो पहनती हैं जो हाथी दांत के ऑर्नामेंट्स पहनती थी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी गलत यूज़ होने लगा कि लोग हाथी का वो करने लगे, स्मगलिंग होने लगी। तो ऊँट की उपयोगिता और भी है कि ऊँट जब मर जाता है, नेचुरल डेथ से जब मरेगा, तो ऊँट की हड्डियों से वो बनने लगे जो 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 ज्वेलरी बनने लगी। इसके अलावा टॉयज़ बनने लगे और जोधपुर में एक ये बहुत बड़ा उद्योग बन गया आज की तारीख में, अगर आप देखोगे वहाँ पे। इसके अलावा जो एक बीकानेर में एक मुझे उसका ज़रूर नाम लेना चाहिए, एक उस्ता फैमिली है, वो सदियों से जाने जाते हैं उस काम के लिए। किस काम के लिए? कि जो ऊँटनी का या ऊँट का जो खाल होती है उस पर वो बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, बढ़िया करते हैं, उसकी बड़ी वैल्यू है। उसका एक एक जो वो है, उनकी पेंटिंग है जो ऊँट के खाल पर होती है, वो 10,000 और 20,000 में बिकती है। वो उस्ता फैमिली जानी उसी काम के लिए जाती है। तो ऊँट का उपयोग वहाँ भी बढ़ा, लेकिन खाली दूध से नहीं। तो ये जब ये देखा लोगों ने कि भाई जब वो नेचुरल डेथ हो गई, उससे उसके जो जो उसका जो बोन्स हैं, उन बोन्स की भी उपयोगिता आ गई। ऐसे ही जो मैं डबल हम्प्ड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जो है वहाँ भी धीरे धीरे डबल हम्प्ड का जो दूध उत्पादन नहीं होता, बहुत कम देता है वो, लेकिन इतना नहीं है। दो और पशु हैं हमारे देश में। और ब्रीड कितनी है इसकी ऊँट की जो नस्ल है वो कई नस्ल, जैसे मैंने बोला आपको कि जो एक मारवाड़ी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो जो है जो एक कुबड़ वाला ऊँट है, जिसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता हमारे बीएसएफ में होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। आर्मी वाले उसको पेट्रोलिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ पे। और वो आज भी कितना भी मैकेनाइजेशन हो गया हो, लेकिन ऊँट की उपयोगिता वहाँ आज भी आर्मी में आज भी है। और आप 26 जनवरी पे देखते हो उनका दिखाते हैं, परेड में आते हैं। तो एक तो हमारी बीकानेरी ब्रीड है, एक हमारी जैसलमेरी ब्रीड है, एक मेवाड़ी ब्रीड है, एक कच्छी ब्रीड है। ये सिंगल हम्प वालों की हैं। और इसमें भी दो तरह के ऊँट हैं। एक जो है, जो आप जिसकी बात कर रहा हूँ कि जो पेट्रोलिंग में यूज़ करते हैं, वो बीकानेरी ब्रीड है और रेसिंग में भी काम आते हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो रेसिंग का बिजनेस नहीं होता है, लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज भी अगर रेसिंग में भी इनको डाला जाए तो जो जैसलमेरी जो हमारी ब्रीड है, वो हमारे यूएई के और सूडान के जो कैमल हैं उनसे भी आगे है। उनकी इतनी, वहाँ तो यूएई में तो होती है रेसिंग, लेकिन हम नहीं भेजते उनको, हम नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे कैमल की जो पोटेंशियल है वो उनसे भी ज़्यादा है, वो उनसे भी ज़्यादा है, उनसे तेज दौड़ सकता है, उनसे भी तेज दौड़ सकता है। ये बात प्रूव करी गई है, ठीक है ना। तो इतनी उपयोगिता हो गई उनकी, इतनी उपयोगिता है, तो उसके बाल की उपयोगिता, खाल की उपयोगिता और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो उपयोगिता है। अगर आप जैसलमेर में जाओगे, जैसे हम आगरा जाते हैं तो हम आगरा ताजमहल के जो बनाने की घर घर में बनी हुई है कि भाई वो मार्बल के ताजमहल मिलते हैं, बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। ऐसे ही आप देखोगे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जयपुर में जाओगे तो आपको जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं और बड़े बड़े महंगे बनते हैं, बहुत अच्छे कलाकारों को तो उससे रोज़गार मिला हुआ है। तो ये कहानी रही मेरी ऊँट के साथ। और मैं आज भी कहता हूँ कि ऊँट जो है ना, हमारी जो राजस्थान है, जो जिसे कहते हैं ना आन बान शान, राजस्थान की ऊँट के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान की आन बान शान। तो वो आन बान शान ऐसे ही नहीं है, उसकी उपयोगिता है। और आप देखो ना, जिस समय सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी
कैनाल अगर ह्यूमन मेड कैनाल बनी वो राजस्थान में, इंदिरा गांधी कैनाल जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना वो महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम पे। उस समय उसमें ऊँट का बहुत बड़ा योगदान है, उस कैनाल को बनाने में ऊँट का बहुत बड़ा योगदान है। और लड़ाई में तो खैर ऊँट का हमेशा ही उपयोग रहा है। हम आज शतरंज खेलते हैं, वहाँ भी ऊँट की उपयोगिता देखते हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि जो हमारा देश है, हमारे देश में प्रकृति ने हमको जो पशु संपदा क्या है, कह रहे हैं, शतरंज में भी तो ऊँट और घोड़े की लड़ाई होती है ना, तो वहाँ भी उसकी एक वो है इंटरेस्टिंग रखा जाता है ना। तो मैं कहने का मतलब है कि वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो शतरंज है वो भी हमारी संस्कृति से बहुत सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं। तो इनकी जो उपयोगिता है, ये जो पशु संपदा है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है यहाँ ये सब आपको स्टोरी बताने का कि जो पशु संपदा प्रकृति ने जो हिंदुस्तान को दी है वो हमारी डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से दी है। आजकल हम जो बात कर रहे हैं कि पशु को आगे बढ़ाना है, वो सरकार आगे इसलिए बढ़ा रही है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ हम जिक्र करते हैं, आजकल एक समस्या मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं कुलपति भी रहा हूँ और मैं अभी मेरा एक उद्देश्य है हाउ वी कैन पे बैक टू आवर सोसाइटी, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ और मैं कैसे समाज को जो कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको मैं कैसे दूँ। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, गांव जाता हूँ, तो गांव में जब मैं देखता हूँ तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और गांव में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। गांव में अब एजुकेशन की समस्या नहीं है, गांव का बच्चा जो है या बच्ची सब पढ़ लिख के हैं। इवन जो जैसे मेरा गांव बड़ा रिमोट गांव है, मेरे गांव में भी आपको एमटेक बीटेक और पीएचडी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे मिल जाएंगे और वो रोजगार नहीं है, लेकिन वो गांव छोड़ना चाहता है। और जब से ये मोबाइल आ गया है और मोबाइल ने जो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, उसके बाद वो जाना चाहता है कि मैं किसी तरह से, चाहे मुझे 5,000 की नौकरी मिले, लेकिन मैं गाँव छोड़ दूँ। तो मेरा ये मानना है, मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है, आप गांव में प्रारंभ करिए। सरकार की जो स्कीम्स हैं, अच्छा बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं ये भी कहता हूँ कि सरकार, जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है माननीय प्रधानमंत्री जी की, इन्होंने 2019 में मंत्रालय को अलग किया। तो मंत्रालय को अलग करने का उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को, महिलाओं को इस व्यवसाय से जोड़ा जाए। तो मेरा उन सब गांव के लोगों को ये कहना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से पलायन मत करिए, आप गांव में जो है, अब आवश्यकता क्या है, अब बात सही भी है, उनकी भी बात ये नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, पलायन तो होगा क्योंकि वहाँ काम नहीं मिलता। अगर काम मिलता है तो सीजन में मिलता है, भाई खेती का काम है तो खेती का सीजन में मिलता है, बाकी क्या करेगा, क्योंकि खाना तो रोज़ चाहिए, खर्चे तो रोज़ चाहिए। तो उसके लिए साथ में आप पशुपालन के साथ जुड़ जाइए। अब सरकार ये को भी चाहिए और सरकार कर भी रही है, तमाम तरह की सब्सिडी है, अलग अलग सब्सिडी है। और एक चीज़ और हो रही है, वो ये हो रहा है कि हम प्रोसेसिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, वैल्यू एडिशन। कोविड के टाइम की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। कोविड के टाइम पे क्या था कि सब लोग घर के अंदर बंद हो गए, कोई आना जाना नहीं हो रहा था, पशु भी उतना ही प्रभावित हुए। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि कृषि और पशु ये दोनों मिनिमम प्रभावित हुए कोविड की वजह से। इन्हीं दोनों सेक्टर ने संभाला देश को, ठीक है, क्योंकि सरकार का सपोर्ट था, सरकार इस तरह सपोर्ट कर रही थी, किसान मजबूत था, किसान चाहता था। तो मैं एक दिन टीवी पर देख रहा था, तो जो बुंदेलखंड के कुछ किसान थे, उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी कि वो सड़क पे अपना दूध बहा रहे थे, क्योंकि जो चिलिंग प्लांट थे वो दूध लेना बंद कर दिए थे उस समय, कुछ जगह, कुछ रिमोट एरियाज में, सब जगह बंद नहीं थे, ये बाकी जगह प्रिक्वायरमेंट चल रही थी। तो मैंने देखा, अब वो मुझे ये हुआ कि ये क्यों रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं, भाई इनको पता होना चाहिए कि सरकार पूरी तरह से आपको सहयोग कर रही है, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैंने भी एक छोटी सी स्टोरी बनाई अपने कैमरे से, और उतना तो उस समय वायरल नहीं होता था, अब आजकल तो कुछ भी चीज़ आप वायरल कर दो। तो मैंने उसमें एक स्टोरी बनाई कि नहीं भाई किसान भाइयों या पशुपालक भाइयों, आप इस दूध को सड़क पे मत फैलाओ, ये ठीक नहीं है। आप क्या करो, इसका घी बना लो और घी बना के आप घर के अंदर रखे रहो, घी की सेल्फ लाइफ बहुत होती है, घी अच्छे दामों में बिकेगा। मेरी स्टोरी काम करी और वहाँ लोगों ने बात को समझा और लोगों ने दूध फैलाना सड़क पे बंद कर दिया। तो इसका मतलब, तो यही सरकार चाहती है कि भाई आप अपने गांव में वैल्यू एडिशन करो। अब जमाना आ गया है कि खाली दूध बेचने का समय नहीं है,
अब तो आपको दूध से, जैसे अभी आपने कहा कि पनीर और ये सब मिलावट हो रही है, हाँ, कोई डर के मारे खा नहीं रहे लोग। हाँ, तो लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी का पनीर, अच्छी क्वालिटी का मावा बनाएंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, हाथों हाथ बिक जाएगा। तो हाथों हाथ बिक जाएगा, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। ऐसे डॉक्टर साहब, ये पशुपालन में तो हम निश्चित तौर पे दुनिया के सबसे बड़े मतलब वो हो गए मिल्क प्रोड्यूसर हैं जी। लेकिन जब भी इसकी इस सेक्टर की बात होती है तो एक नाम उभर के आता ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील क्या भारत की जो अपनी ब्रीड थी देसी, उनसे समृद्ध हुआ है या किसी और देश से उसने मदद ली? ब्राज़ील क्यों इसमें इतना आगे है? बहुत अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं। आप चूंकि इस जी हाँ, जी हाँ। इसमें एनिमल साइंस के हाँ, दिग्गज हैं, तो आपसे जानना ये चाहेंगे बहुत कि यहाँ से गया या किसी और देश की मदद से उसने इतनी तरक्की की इसमें? नहीं, देखो ऐसा है, ये ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है। और ये जब मैं मंत्रालय में था, हमसे भी लोग सवाल करते थे कि हमारी तो गाय आज भी 5 लीटर और 3 लीटर और 10 लीटर की है, उनके पास 60 लीटर की हो गई, वही गाय है, वही गाय है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये है कि वो जो गाय जो आपको दिखती है वो हमारे यहीं की है, डीएनए यहीं का है, जेनेटिक मटेरियल हमारे यहीं का है, वो हमारे यहीं से लेके गए हैं। जो अंगोल ब्रीड है, मूल यहीं का है। मूल यहीं का अंगोल जो हमारा अंगोल आंध्रा का, आंध्रा प्रदेश की, जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग गाय की, देसी गाय की अलग अलग नस्लें हैं। तो उसमें एक नस्ल है अंगोल, जब आप आंध्रा जाओगे, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और ये दुधारू नस्ल है। इसकी बॉडी बड़ी मजबूत होती है, इसके जो बछड़े होते हैं वो खेत के काम में आते हैं और दूध भी देती है। इनके मुकाबले कम है जो थारपारकर और साहिवाल के, लेकिन अच्छी ब्रीड है वो। तो वो यहाँ से ले गए ब्राज़ील। कब गए थे? आज से 50 साल पहले गई यहाँ से, तो वो तो ले गए यहाँ से। इसके बाद क्या है कि उन्होंने जिस तरह उसका जेनेटिक मटेरियल ले गए, तो जेनेटिक मटेरियल लेके उन्होंने धीरे धीरे उसको ब्रीडिंग किया। वहाँ की ब्रीडिंग में और हमारी ब्रीडिंग में ये फ़र्क है कि एक पहली बात तो है कि उन्होंने उस समय वहाँ जो गवर्नमेंट रही होगी, उन्होंने बड़ा भारी इन्वेस्ट किया उसमें, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया। हमारे यहाँ अब प्राइवेट सेक्टर बहुत अब आने लग गया कि हाँ, अब वहाँ से एम्ब्रियो आ रहे हैं, अब हाँ, उल्टा गंगा बह रही है कि वहाँ से एम्ब्रियो आ रहे हैं हमारे पास में। तो पहले इतना प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ इतना प्रोएक्टिव नहीं था सरकारी स्कीम थी, सरकार सपोर्ट करती थी। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो हमारा ही है, उनकी कोई अपनी ब्रीड नहीं है, उन्होंने उसके साथ क्रॉस बताते हैं अंगोल का जो है कम से कम वहाँ के जो पशुपालन में करीब 80% का कंट्रीब्यूशन। हाँ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल है। और गिरलैंडो का भी, गिरलैंडो जो उनकी है ना, उसमें भी यही का जेनेटिक मटेरियल। हाँ, वो सारा जेनेटिक जो बेस है, गिरलैंडो का कौन सा, यहाँ से कौन सी थी? वो यहीं से गई है। यहाँ हमारी जो गिर गाय है, अच्छा, गिर का है वो, ठीक है ना। अच्छा, मूल उसका गिर है। हाँ, गिर का है। तो गिर जो है हमारा जो जूनागढ़ जो क्षेत्र है, जो गुजरात का है, वहाँ पे गिर गाय पाई जाती है। अंगोल जो है आंध्रा में पाई जाती है। तो अंगोल और गिर दोनों ले गए यहाँ से। और भी कोई वैरायटी, कोई ब्रीड ले गए? नहीं, दो हमारी दोनों, क्योंकि दोनों अच्छी ब्रीड है, दुधारू ब्रीड है, दोनों ले गए। और उसके बाद उन्होंने उसका जो मल्टीप्लिकेशन, जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन उसको करते रहे। उनमें और हम में एक बेसिक फ़र्क है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ हम गाय की पूजा करते हैं, हम गाय का सम्मान करते हैं, हम गाय को मानते हैं, और गाय हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, ठीक है। और गाय बैल दोनों रहे, दोनों बैल तो अब जाके थोड़ा साइड लाइन हो गए। हाँ, साइड लाइन, लेकिन अब भी साउथ में, मतलब दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र वगैरह में, तो अब भी बैलों से खेती होती है। बिल्कुल, बैलों से खेती होती है। कर्नाटका में पूरा उनका एक बड़ा त्योहार है। जी बिल्कुल, उसमें होती है। कर्नाटका में आप देखोगे, आंध्रा में देखोगे, महाराष्ट्र में देखेंगे। तो गाय बैल दोनों ही हमारे यहाँ। और हम लोग जो है हर त्योहारों पे इनकी पूजा करते हैं इनकी। तो हम इनको कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि इनको हम कभी मार देंगे। वो क्या करते हैं, उनके यहाँ जो ब्रीडिंग जो होती है, उनकी बाहर की जो पॉलिसी है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग तो हम भी करते हैं, लेकिन सेलेक्टिव ब्रीडिंग में जो हमारे काम का नहीं है हम उसे रखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारी अगर गाय बूढ़ी हो गई है या अनप्रोडक्टिव हो गई है तो हम उसे मार नहीं देंगे, हम उसको रखेंगे, हम उसको प्रॉपर उसकी फीडिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, रखेंगे। वहाँ क्या है कि देखो बेसिक चीज़ ये है कि यूरोप की जो ब्रीड है, जो हमारी जो हम्प वाली गाय है, उनकी बिना हम्प वाली गाय है, तो उनकी जो उसमें नहीं हम्प नहीं होता। उनके बेसिक फ़र्क ये भी है कि जो देसी गाय है हमारी में हम्प होता है, उनकी में हम्प नहीं होता, सपाट होती है। उनकी पीठ देखोगे आप तो सपाट होती है, और बहुत सारे करैक्टर अलग होते हैं। लेकिन उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, उन्होंने उसको मीट पर्पज़ के लिए डेवलप किया है।
हमारी जो वैदिक काल से जो हमने गाय जो डेवलप करी, हमारे यहाँ जो नेचर ने हमको दी, हमने उसको दूध पर्पज के लिए किया, हमने उसको उसकी जो पंचगव्य के लिए डेवलप किया, हमने उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए डेवलप किया। तो हम क्या करते हैं, तो हमने जब ब्रीडिंग, हमारे लिए मीट बाई प्रोडक्ट है, उनके लिए मीट मेन प्रोडक्ट है। हाँ, हम तो मीट की सोच ही नहीं सकते। हम तो गाय बैल के मीट के, हमारे यहाँ कोई भी हो, किसी तरह का भी व्यक्ति है, हिंदुस्तानी है, तो वो नहीं सोचेगा। लेकिन उनके यहाँ उसकी कोई रिलीजियस उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा क्योंकि संस्कृति का हिस्सा है, हमारे यहाँ आस्था का सवाल है। तो वो क्या करते हैं, उनके यहाँ नहीं आया, उन खा गए, ठीक है। तो लेकिन हम तो नहीं कर सकते, तो हमारा थोड़ा समय लगता है। अभी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हर क्रांति के कुछ न कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहलू भी ये रहे कि भाई जो आपके इंसेक्टिसाइड और केमिकल का यूज़ बढ़ा, और हम वापस अब नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात, मतलब हम वापस फिर अपनी लौटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ उसकी हम वापस कंपनसेट करें किसी तरह से, ठीक है। ऐसे ही व्हाइट रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जो हमारी खुद की देसी जो गौवंश हुआ करते थे, वो हाशिए पे इसलिए चले गए। एक तो लोगों ने जल्दी ये सोचा कि भाई हमको एक गाय से 60 लीटर दूध पर दिन बनाना है, क्योंकि मशीन है गाय, हमारे यहाँ गाय मशीन नहीं है। तो हमने क्या किया कि वाइट रिवॉल्यूशन में इंडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग बोलते हैं, कि मैंने बाहर से हॉलिस्टीन की ब्रीड आ गई, बाद में रेड डेन की बात आ गई, जर्सी आ गया। तो इनसे हमने सबसे बड़ी गलती जो करी वो ये करी कि हमने देसी गाय का उनके साथ क्रॉसिंग करा दिया, जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, यानी मेरे पास साहिवाल है, आप मेरे पास हॉलिस्टीन लेके आते हैं, तो मैंने हॉलिस्टीन कहाँ की? हॉलिस्टीन हॉलैंड की है। अच्छा, ठीक है। तो वो बड़ी गाय है, बड़ी ऊंची गाय होती है, ज़्यादा दूध देती है। हॉलिस्टीन का दूध 60 लीटर क्रॉस तक करा होता है। दिया, तो क्रॉस करा साहिवाल से दिया आपने, साहिवाल से, थार पारकर से, गिर से। तो जो क्रॉस जो, तो उससे हमारा जो टोटल, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में कि आपने उसका ब्लड में मिलावट कर दी। जो प्योर ब्लड था उसमें आपने हॉलिस्टीन का, रेड डेन का, जर्सी का डाल दिया। तो जो हमारी अपनी नस्ल हुआ करती थी वो नस्ल धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और हमारे पास क्रॉस ब्रेड या नॉन डिस्क्रिप्ट जिनको आजकल बोलते हैं, कुछ लोग एक गलत शब्द यूज़ करते हैं कि भाई सड़क पर घूम रही है आवारा। आवारा गाय कभी नहीं होती है, कोई आवारा नहीं होता। आवारा की तो मतलब ही कुछ और होता है। तो वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए गाय, संसदीय नहीं है वो, ठीक है। हाँ, उसको हम ये कह सकते हैं कि भाई वो सड़क पे है। तो उसको हमने जो है ना, तो धीरे धीरे करके उससे नुकसान ये हो गया कि हमारी अपनी नस्ल धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। अब पिछले 10 साल से, जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने एक अभियान चलाया है, और एक पहला, सबसे पहले मैं था मंत्रालय में, मेरे टाइम पे ही बना है, एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन बनाया गया। बिल्कुल। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारी अपनी ब्रीड है, जो हमारी नस्लें हैं, जो डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में पाई जाती हैं, उन सबको उनके ही क्षेत्र में कंजर्व किया जाए। तो कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट का एक स्कीम चलाई गई, और वापस जो हमारी जो हमने नुकसान कर लिया था, उस नुकसान को कैसे लौटाया जाए और कैसे वापस आया जाए। हमारी प्योर ब्रीड, एक गलतफहमी लोगों ने बीच में ये पैदा कर दी कि जो देसी नस्ल है, देसी गौवंश की बात कर रहा हूँ, वो 2 से 4 लीटर दूध देती है या 5 लीटर देती है, ठीक है ना। ये भी एक मिथ था, जैसे मैंने कैमल के बारे में बताया ना, ये भी एक मिथ था। हमारी जो प्योर नस्ल की साहिवाल है, प्योर नस्ल की थार पारकर है, वो 20 से 25 लीटर दूध देती है, पहली बात। दूसरी बात है कि उन लोगों ने, जो लोग बाहर से जिन्होंने ये लाए, और उस समय की, हो सकता है उस समय की रिक्वायरमेंट रही होगी, मैं ये नहीं कहता, जो पॉलिसी सरकार की, जो सरकार रही होगी उस समय। दूसरा ये था कि जो देसी, जो हमारी जो गाय है, वो 10 से 15 ब्यात तक दूध देती है। यानी वो ब्याती है 15 बार, वो ब्याती है 14 बार, जबकि आप बाहर की बात करोगे तो वो ब्याती है 5 बार मैक्सिमम। तो अगर आप इकोनॉमिक्स निकालो, दूध की इकोनॉमिक्स निकालोगे, तो हमारी का ज़्यादा निकलेगा। तो एक ये फ़र्क हो गया। तीसरा फ़र्क हो गया कि वो, आप देखा होगा, आपने जो बड़े बड़े डेयरी पे आप गए होगे, कहीं कहीं देखते होगे आप, तो उन पे पंखे लगाते हैं, उन पे कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, क्योंकि वो उसी पे आने वाला हूँ, अपने घर का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ जर्सी गाय मतलब काफ़ी दिन से रह रही थी, पहले देसी रहती थी, बीच में जर्सी आई, और वो मतलब 3 सीजन में 3 गायों की मौत हुई, और वो गर्मी में। हाँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ वो सह नहीं पाती है हमारी। आप देखो, जो थार पारकर है ना, एक थार पारकर गाय की क्वालिटी आप देखोगे, 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी वो फर्स्ट क्लास रहती है।
और जो लेकिन जर्सी है वो नहीं टिक वो नहीं पाएगी। रखती, वो बीमार हो जाएगी। तो इसलिए तो आपको फ्रिज वो लगाना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा, आपको कूलर लगाना पड़ेगा, आपको उसके रख रखाव पे मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना है। एक्स्ट्रा। जबकि हमारी अपनी जो नस्ल है वो बीमार कम होती है। देखिए थोड़ी बहुत तो शरीर है, बीमार होगा ही, हाँ। लेकिन उतना नहीं होगा। तो और जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है वो नहीं उस लेवल का नहीं होगा। अब आजकल हम सब जगह क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट अगर क्रॉप को वो कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो हमें भी प्रभावित कर रहा है, हमें भी कर रहा है तो हमारी पशुओं को भी प्रभावित कर रहा है। तो उस क्लाइमेट में, हमारे यहाँ के क्लाइमेट में, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, उसमें हमारी जो देसी ब्रीड है ये बड़े कंफर्टेबली रहती हैं। हमें अपने आपने कोई कितनी देसी ब्रीड है हमारे यहाँ लगभग जो फेमस है? देखिए जिनका ऐसा है, हम जिक्र कर सकते हैं। हाँ देखिए 3 तरह की हमारे पास ब्रीड हैं जो है, जैसे मैंने कहा ना कि ये पहली तो है मिल्च ब्रीड, यानी जो दूध देने वाली ब्रीड है। तो दूध देने वाली ब्रीड में मुख्य रूप से थारपारकर है, साहिवाल है, गिर है, और आपकी एक राठी है, रेड सिंधी है। ये दुधारू नस्ल की गाय कहलाती हैं जो 15 से 20 लीटर दूध देती हैं। ठीक है, और इन्हीं का सबसे ज़्यादा सत्यानाश करा हमने गलती करके, इन्हीं जो ब्रीड को हमने ज़्यादा क्रॉस कराया, इन्हीं का सबसे बड़ा नुकसान ये किया। तो अब भारत और सरकार कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसको अभी क्रॉस से बची हुई है ब्रीड? नहीं है बचा, कोई कोई ऐसी? नहीं, कोई नहीं बचा, है? कोई नहीं बचा। अच्छा। हाँ हाँ, कांकरेज एक राजस्थान में पाई जाती है, पहले हम सोचते थे वो कांकरेज, बची है। कांकरेज भी बहुत अच्छी दुधारू नस्ल की है, उसको भी ब्रीड वो कर लिया, breeding करी क्योंकि उद्देश्य उस समय ये उद्देश्य ये नहीं था कि हमें गाय बचानी है, उद्देश्य ये था कि दूध चाहिए, ज़्यादा दूध पैदा करना है। बस ये सबसे बड़ी गलती हुई। अभी पिछले 10 वर्ष से ये वापस भावना आ गई। तो अब ये सारी जो नस्लें हैं ये बची हुई हैं ना? ये बची हैं, और इनको वापस जो है एक बची हैं या फिर इनकी क्रॉस ब्रीडिंग ही अभी नहीं, अब हमारे सरकार ने हालांकि ये जो विषय है राज्य सरकार का होता है, जो अनुवांशिक आपका संसाधन जो इसके जो आपका करनाल में सेंटर हाँ है, जी, हाँ जी, NBGR है करनाल में, NBGR जी है। हाँ जी हाँ। क्या उसमें कितनी ब्रीड का वो है आपके पास जेनेटिक रिसोर्स? देखिए उन्होंने क्या किया है, उनका काम, वो जो संस्थान है आप सही बात कर रहे हैं, NBGR करके करनाल में है, उनका काम है कि जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन करते हैं वो, यानी किसानों के पास जाते हैं, किसानों के जिसे कहते हैं ना खूंटे पे जहाँ जो गाय बंधी है या भैंस बंधी है या और भी पशु हैं उनका भी करते हैं, तो उनका जेनेटिक रजिस्ट्रेशन वो कराते हैं। अभी इन्होंने इनका ब्रीड रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। तो और रजिस्ट्रेशन करने के पीछे यही है कि वो ब्रीड हमारे पास बची हुई है। तो अब केंद्र सरकार ने, जैसा मैंने बताया कि 2019 में जब मंत्रालय बना तो हमारी एक ब्रीडिंग पॉलिसी बन गई। अब ब्रीडिंग पॉलिसी के हिसाब से कोई भी पशुपालक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अब क्रॉस ब्रीडिंग इनके साथ नहीं कर सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं हॉलिस्टीन का सीमन लाके, रेड डेन का सीमन लाके इंडियन जो गौवंश है उसके साथ मैं क्रॉस करूंगा, वो अब संभव नहीं है, ये बंद कर दिया गया है। ये सभी राज्य सरकारों को कह दिया गया है। तो अभी जो AI का है चक्कर, उसमें कैसे इसमें जस्टिफाई कर लेते हैं, कैसे तय करते हैं कि मान लीजिए कि कोई देसी गाय से कराना चाहता है, वो क्रॉस ब्रीडिंग उसकी हो रही है, तो कैसे पता लगेगा कि ये कहाँ से आया सीमेन नहीं, और कहाँ जा रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक, अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए ऐसा है कि पशुपालन विभाग में सभी ब्रीड का, जिस क्षेत्र में वो पशु का वो अस्पताल है या सेंटर है, वहाँ पर उसकी ब्रीड का सीमन होता है। तो अगर मेरे पास थारपारकर है तो मेरे पास थारपारकर का सीमन वहाँ होगा। मैं अगर रखे हुए हूँ, मान लीजिए मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मेरे पास साहिवाल है, तो मैं जब अपनी गाय का क्रॉस कराऊंगा तो मैं साहिवाल के सीमन से ही कराऊंगा, और वो करेगा भी उसी से, क्योंकि वो अब नहीं क्रॉस ब्रीडिंग करनी नहीं है। क्रॉस ब्रीडिंग पे तो वो एक कानून बन गया, क्रॉस ब्रीडिंग आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। ताकि उसकी प्योरिटी बची रहे, प्योरिटी बची रहे। और हम वापस जिसे कह रहे हैं ना कि जो हम वापस हमें अपने को फिर उसी को 20 लीटर वाली बनाना है, तो हम फिर वही सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्लस उसी नस्ल के सीमन, सांड के सीमन के साथ हम क्रॉस कराएंगे। और आजकल एक नया और आ गया है कि भाई सेक्स सीमन की आपने बात सुनी होगी। सेक्स सीमन भी, तो सेक्स सीमन का बीच में भी एक लोगों ने र्यूमर उड़ा दी कि सेक्स सीमन तो विदेशी नस्लों का है, सेक्स सॉर्टेड सीमन। हाँ, सेक्स सॉर्टेड सीमन, तो सेक्स सॉर्टेड सीमन भी ओम प्रकाश जी अपनी नस्लों का ही है, देसी नस्लों का ही है। अच्छा। और अगर कोई करता है, अगर कोई किसी तरह से, मैं तो उसको कहना चाहूँगा
कि भाई आप पहले उसको जहाँ जाते हैं वहाँ डॉक्टर से बात करिए या आपका जो पैरावेट है, तो जो हमारी नस्ल है उसी की नस्ल से उसको क्रॉस कराइए। प्लस एक जो बीच में बात हमने कही थी कि जो 13,000 करोड़ का जो स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू करी, उसके लिए एक फ़ायदा ये मिला है कि जो एनिमल डिसीज़ कंट्रोल का प्रोग्राम हुआ, और जो बीमारियां हैं जैसे फुट एंड माउथ डिसीज़ है, ब्रुसेलोसिस है, PPR, ये जो बीमारियां हैं इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज शुरू हो गया। फ्री ऑफ कॉस्ट का इलाज का मतलब ये है कि ये जितने भी आपके जो पशुपालक है उनको हम सलाह देते हैं कि अपने पशु चिकित्सालय पर जाओ और आपको एक पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में जो है उनका कराना है। प्लस मोबाइल यूनिट और शुरू कर दी है। तो ये सब उद्देश्य ये है कि किसी तरह से हमारी जो देसी जो हमारी पशु संपदा है वो स्वस्थ रहे। और आज एक दो और बातों पे जिक्र, कुछ डॉक्टर साहब एक मुद्दा छूट जाएगा, ये सिंथेटिक जो अभी कुछ गाय पैदा की जा रही हैं, ब्रीड पैदा की जा रही हैं, क्या ये ठीक है? और कौन कौन सी सिंथेटिक ब्रीड है अभी? नहीं, मैं तो सिंथेटिक ब्रीड के तो फेवर में नहीं हूँ। सिंथेटिक की आवश्यकता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। इतनी देसी जब हमारे पास इतना समृद्ध है, इतनी समृद्ध, इतनी बढ़िया हमारे पास नेचर ने ब्रीड दी है, तो हम क्यों जाएं सिंथेटिक के ऊपर? तो ये तो ठीक है, एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भले सही हो सकती है। जैसे फ्रिजवाल भी है। हाँ, फ्रिजवाल कहाँ? तो इंडिया में हमने ही डेवलप करी ना, वो भी एक वाइट रिवोल्यूशन का ही पार्ट थी। फ्रिजवाल जो मेरठ में एक मिलिट्री फार्म होता था, हाँ, मिलिट्री फार्म में आया था, वहीं पर एक अपनी एक जो है वो सिंथेटिक क्या है, वो तो एक क्रॉस ब्रेड ही है। उसमें भी जो है फ्रीजवाल यानी हमारी साहिवाल है, और उसमें जो होलिस्टीन फ्रीजन का सीमन है उसके अंदर, तो वो हमने डेवलप करी ताकि उससे अच्छा हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है मिल्क प्रोडक्शन, ऐसी बात नहीं है। फ्रीजवाल को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अब फ्रीजवाल हमारे पास है। ऐसे ही ये जो मेरठ मिलिट्री फार्म पे ये काम दिया गया था उनको, और हमारा जो अनुसंधान है मेरठ में उनके इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है, तो फ्रीजवाल है। लेकिन फ्रीजवाल भी क्रॉस है, वो भी क्रॉस है। तो हमें अब क्रॉस नहीं चाहिए, हमें तो, और हमारी गाय के ऊपर भी, अपनी गौवंश के ऊपर इतना पोटेंशियल है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, अगर हमने ज़्यादा देसी गौवंश पे वो किया तो हमारा मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं घटेगा भाई। मिल्क खाली दूध गाय से नहीं आ रहा है, भैंस भी है ना साथ में, तो भैंस से भी आ रहा है, तो घटेगा क्यों? तो हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी प्योर से प्योर ब्रीड जो है हम बनाएं। और मेरे विचार से इस समय ये जो माहौल है इस समय, और जिस तरह की लोगों में भावना आ रही है, तो उस हिसाब से नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है आजकल। बिल्कुल। तो नेचुरल फार्मिंग बिना गाय के तो पॉसिबल नहीं है। गाय देसी चाहिए, वो भी ये भी देखिए क्वालिटी है। गोबर दोनों में फ़र्क है, दोनों के गोबर में फ़र्क है, देसी गाय के में। तो वो जो अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को सफल बनाना है, नेचुरल फार्मिंग को सफल बनाना है, तो हमें देसी को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इसमें नुकसान क्या है? और ये पूरी साइकिल डेवलप होगी। जब देसी गाय बढ़ेंगी तभी नेचुरल फार्मिंग का एरिया बढ़ेगा, तभी आपको सेहत वाली चीज़ें, सेहत को ठीक रखने वाली चीज़ें मिल पाएंगी, तभी मिल पाएंगी। वरना केमिकल फ्री तो नहीं मिलेगा कम से कम। अगर गाय खत्म हुई या देसी गाय कम हो गई तो वो तो सपना नहीं पूरा होगा। नहीं होगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके पीछे। और डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि ये गोबर में भी अंतर है, जैसे बार बार ये कहा जाता है कि भाई देसी गाय का ही गोबर चाहिए जो नेचुरल फार्मिंग के काम आएगा। तो अगर गोबर में ही इतना अंतर आ गया देसी गाय के और जो क्रॉस ब्रीडिंग है उनके, तो दूध में कितना अंतर होगा? जो जर्सी गाय का दूध पी रहा या जो देसी गाय का दूध है, ये दोनों की क्वालिटी कभी टेस्ट हुई है? दोनों की क्वालिटी में कितना अंतर है? नहीं, देखो, दूध की कंपोजिशन तो एक ही होती है, मैं बताऊँ आपको। नहीं, अगर गोबर में इतना अंतर आ जा रहा है। गोबर की कंपोजिशन में फ़र्क है। अच्छा। गोबर की जो गोबर, उसका जो होलिस्टीन का गोबर है या विदेशी गौवंश का गोबर है, वो पतला होता है, ठीक है, और हमारी वाली का सॉलिड होता है। जब आप गाय जब गोबर दे रही है, गोबर निकाल रही है, आप देखोगे हाथ अगर आगे कर दो तो गोबर की चोट जिसको बोलते हैं ना, वो आपके हाथ में आ जाएगा, लेकिन वो लिक्विड होता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी हमारे। ये बात सही है, गोबर की मेडिसिनल वैल्यू है। गोबर को जो है ना लोग बड़े कभी कभी हल्के से ले लेते हैं। गोबर की बहुत ही उपयोगिता है। गोबर को ऐसे नहीं, धन नहीं कहा गया है, गोबर की बहुत उपयोगिता है। और खाली ये मिथ नहीं है, एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो देसी गाय का दूध है, देसी गाय का गोबर है, देसी गाय का मूत्र है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू है, ये वैज्ञानिक रूप से तय कर दिया है। ऐसा नहीं है। देखिए,
हमारे अगर आप भारत के आप इतिहास को देखोगे, वैदिक काल से कोई भी चीज़ अगर चली आ रही है तो उस समय भी उसको साइंटिफिकली वैलिडेट किया गया था। इवन छोटी सी मैं तो बात कहता हूँ, कोई कहावत भी आज अगर कही जाती है ना, उस कहावत को भी पहले तय कर मतलब साइंटिफिकली प्रूव किया होगा तब बना होगा, वो कहावत तब बनी होगी। ऐसे नहीं है कि मेरे मुंह से निकल गई और कहावत बन गई। ऐसे ही ये तो ये देसी गाय के दूध में और जो क्रॉस ब्रीडिंग वाली है या जर्सी गाय है, दोनों के दूध की क्वालिटी में कोई अंतर दोनों नहीं? की दूध की क्वालिटी में यह है कि अगर आप देसी गौवंश का दूध, जिसको हम दूध का अमृत कह देते हैं, दूध को अमृत बोलते हैं और गाय को कामधेनु बोलते हैं, उसके पीछे यह है कि थोड़ी सी बनावट जो है ना, जो आजकल एक बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था A1 और A2 मिल्क का, ठीक है। इस पे भी आएगा। हाँ, तो A1 देखिए, A2 मिल्क तो सभी हैं, भैंस का दूध भी A2 है, बकरी का दूध भी A2 है। A1 A2 में अंतर क्या है, ये भी थोड़ा समझा देंगे अगर हमारे ग्रामीणों को समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ मैं बताता हूँ। इसमें भी बड़ी लोगों के बीच में बड़ी धारणा रहती है। पार्लियामेंट में सरकार को इस पर भी एक वक्तव्य देना पड़ा। देखिए, जो दूध है वो क्या है, दूध एक प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, दूध में फैट है, ठीक है। तो जो प्रोटीन होती है वो उनको हम कैजीन प्रोटीन बोलते हैं। कैजीन प्रोटीन है, दूध की जो प्रोटीन के अलग अलग नाम होते हैं, मीट में अलग प्रोटीन है, किसी और चीज़ में अलग प्रोटीन है, तो दूध वाले तो प्रोटीन दूध की जो है वो कैजीन बोलते हैं। और कैजीन भी कई तरह का होता है, एक बीटा कैजीन होती है। तो बीटा कैजीन जो है उसकी जो बनावट होती है, वो बीटा कैजीन की बनावट में जो दूध, देसी गाय की जो दूध की बात करते हैं, उसमें थोड़ा उसका जो, क्योंकि प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, और जब हम खाते हैं पीते हैं उसको तो हमारे शरीर में जाके वो प्रोटीन टूट जाती है, अमीनो एसिड में टूट जाती है। और तो अमीनो एसिड का जो बनावट में जो सीक्वेंस होता है, सारा खेल उन्हीं अमीनो एसिड का है, डीएनए में वही है। बीमारी में भी जब अगर हम वो चेंज होता है तो उसकी जो सीक्वेंसिंग है बदल जाती है। तो इसकी जो सीक्वेंसिंग है उन प्रोटीन की में अमीनो एसिड्स की, वो थोड़ा डिफरेंट करती है। तो A1 और A2 में जो जितना अभी तक रिसर्च हुआ है वो ऐसा नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं कि जो A1 मिल्क पीने से कैंसर होगा, मैं उस बात से एग्री नहीं करता। अच्छा, कैंसर वाली दूध से कैंसर नहीं हो सकता, बशर्ते वो कैंसर मिलावट वाला ना हो, दूध मिलावट वाला अगर प्योर दूध है तो कैंसर नहीं हो, दूध से कैंसर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम कंपैरेटिव बात तो करेंगे दोनों में A1 A2 में तो वही फर्क है जो मैंने आपको बताया कि वो जो बीटा कैजीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क है। तो उसका जब एब्जॉर्प्शन होता है तो इसलिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करे गए, तो ये पाया गया है कि जो देसी गाय का जो दूध है वो हार्ट डिसीज़ के लिए, लिवर डिसीज़ के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और इन कंपेरिजन टू A1। तो जो हमारी देसी गाय है उसमें A1 A2 दोनों ही हैं, लेकिन A2 प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम है, और जो विदेशी नस्ल की गाय है उसमें A2 प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है। नहीं, देसी में ज़्यादा शायद नहीं, देसी में A2 की ज़्यादा है, A1 की जो क्वांटिटी है वो हमारी जो देसी नस्ल है उसमें कम है, और जो विदेशी नस्ल में उनमें A1 ज़्यादा है। हमारे में A2 ज़्यादा है। हमारी जो भैंस का दूध है A2 वो बोलते क्या है, वो जैसे वही नहीं समझ में आता लोगों को। वो एक्चुअल में मैंने बताया ना कि जो प्रोटीन है उनके नामकरण कर दिए, A1 प्रोटीन, A2 प्रोटीन। आजकल मार्केटिंग में आप देखो घी भी A2 आता है। तो घी क्या A2 होता है? नहीं, तो जब आप देसी गाय से घी बनाएंगे तो A2 ही तो होगा वो। अच्छा, वो A2 ही होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये खाली मिथ और एक कहावत नहीं है कि देसी गाय का जो दूध है वो कंपैरेटिवली विदेशी गाय के दूध से नेचुरल, उनकी जो प्रोटीन टाइप है वो बेटर होती है। लैक्टोज वाला डॉक्टर साहब इशू क्या है जो काफ़ी लोगों को पछता नहीं है? कुछ बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं उसको, यानी वो दूध नहीं पी सकते, उनको वो पचता नहीं है, जो आपने कहा ना। तो ऐसे उनका जो है A1 के लिए ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को भी देसी गाय का दूध पच जाता है। अच्छा, हाँ, देसी गाय का। तो मैंने जैसे बताया ना आपको, सारी कहानी वो प्रोटीन टाइप की है। जो प्रोटीन टाइप है जो A2 मिल्क की जो देसी गाय के में दूध में है वो बेटर होती है, अच्छी होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। खासकर आजकल देखिए ना, पहले लोग कहते थे कि घी बंद कर दो, बीच में चल गया था ना कि रिफाइंड खाओ, रिफाइंड करो। अब सब उल्टा आ गया, आप कहते हैं सरसों का रिफाइंड बंद करो, अब सिर्फ सरसों का तेल खाओ। ऐसे ही अब घी पे आ गया है कि आप देसी गाय, मैं फिर कहता हूँ कि देसी गाय का घी, देसी गाय का दूध हर तरह से स्वास्थ्यवर्धक है। क्योंकि ये खाली इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं,
हम अगर बोल रहे हैं तो उसको वैज्ञानिक आधार पर बोल रहे हैं। और हाँ, ये थोड़ी है कि अब आप बैठे हैं, अब मैं पूरे दिन ही इस मूडे पे बैठा रहा हूँ और आप मुझे हर 10 मिनट बाद घी पिलाते रहो, दूध पिलाते रहो, तो फिर नुकसान होगा ही। कोई भी चीज़, कोई भी दवाई चीज़ ज़्यादा खाएंगे, हाँ, दवा खाएंगे, डोज से वो भी ज़्यादा होगा। खाएंगे तो तो नुकसान हमको करेगा। क्या करना है कि हमें साथ में एक्सरसाइज भी करनी है, हमें हर चीज़ करनी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देसी गाय के दूध से या घी से कभी हार्ट अटैक नहीं होता होगा। हालांकि मैं मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना एज ए बायोटेक्नोलॉजी के हाँ, मैं एक्सपर्ट के इतना तौर जानता पे हूँ कि वो नहीं होगा, बशर्ते हम साथ में और भी चीज़ें करें। जैसे मैंने कहा ना कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सब करना वो सब करना चाहिए। अच्छा, एक इशू है इसमें पशुपालन में, जूनोटिक डिजीज का जी बहुत बड़ा एक इशू है। बहुत बड़ा इशू है। तो ये जूनोटिक डिजीज होती क्या है और इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे हम? हाँ, ये बड़ा एक इशू है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, जूनोटिक डिसीजेस का मतलब होता है कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में जाती हैं। अच्छा, पशुओं से मनुष्य में जाती हैं, उनको हम जूनोटिक डिसीजेस बोलते हैं। अच्छा, मनुष्यों से भी पशु में जाती है? मनुष्यों से पशुओं में जाती हैं, इसलिए दोनों नहीं, मनुष्य से पशु में नहीं, पशु से मनुष्य में जाती हैं, उनको हम जूनोटिक डिसीजेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे ब्रुसेलोसिस है, ये जो है कौन कौन सी बीमारी इसमें? जैसे मैंने बोला ना आपको, ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब जूनोटिक डिजीज आप ये कह रहे हैं जो पशुओं से इंसान में जाती है। हाँ, कोई कुछ ऐसी बीमारी भी है क्या कि इंसान से पशुओं में जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पशुओं से इंसान में आती है। इंसान में आएंगी, उनको हम जूनोटिक डिसीजेस बोलते हैं। ठीक है तो ना? कौन कौन सी ऐसी क्योंकि इंसान पशु के साथ रहता है, इंसान पशु के साथ काम करता है, तो उसमें जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, एक ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है, ऐसे ही कई और बीमारियां हैं। मुख्य रूप से ये जो है ना, ब्रुसेलोसिस और ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है जो कि पशु से इंसान में चली जाती है। टीबी जो है टीबी इंसान में पशुओं से आई है? जाएगी, बिल्कुल जाती है, अगर हम ध्यान न रखें तो। ठीक है ना? तो ये जो किस तरह के पशुओं से जाती है? ये जो दुधारू पशु होते हैं, जैसे गाय है, दूध के जरिए। हाँ, दूध के जरिए जाती है। ठीक है, ऐसे ही एक ब्रुसेलोसिस है। इसलिए इसमें क्या होता है ब्रुसेलोसिस में? ब्रुसेलोसिस एक बड़ी भयंकर बीमारी है और इसीलिए अभी भारत सरकार ने जो एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है उसमें ब्रुसेलोसिस को भी इंक्लूड किया है। क्या इसमें क्या होता है कि इसका जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर हमारे जो आदमी के जननांग है या पशु के जननांग है उसमें चला जाता है। और अगर ज़्यादातर जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनको ब्रुसेलोसिस की बीमारी हो जाती थी, अब तो खैर काफ़ी कम हो गया है। पहले लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते थे, पशु का एग्जामिन करते थे, तो उसकी वजह से जो ग्लव्स वगैरह ढंग से या हाइजीनिक नहीं फॉलो करते थे तो उसमें ब्रुसेलोसिस हो जाती थी। और ब्रुसेलोसिस का कोई इलाज नहीं है, अगर एक बार हो गई बीमारी तो फिर उसका इलाज नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसका एक वैक्सीनेशन कर दिया गया है। 6 महीने का जो काफ होता है पशुओं का, उसमें हम वैक्सीन लगाते हैं ब्रुसेलोसिस का। तो ब्रुसेलोसिस भी इसीलिए गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड डिसीज़ करी हैं कि भाई ये इसका वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, और एक योजना बनाई गई है कि हम 2030 में एफएमडी और ब्रुसेलोसिस फ्री कर देंगे। ऐसे ही एक वो जूनोटिक तो नहीं है लेकिन तीसरी बीमारी है, वो बकरियों में पीपीआर होती है, वो वायरल बीमारी है। अच्छा, वो भी सरकार ने अभी एक टारगेट रखा है कि हम जो है और ये रेबीज वाला जो है ये भी हाँ, रेबीज भी जूनोटिक है। रेबीज भी जूनोटिक है क्योंकि पशु से आदमी इंसान में आता है। हाँ, इंसान। रेबीज के तो बहुत सारे, और उसमें अभी 2-3 केस हुए। जैसे एक गोरखपुर में केस हुआ कि कुत्ते ने काट लिया था उसको, गाय को, और उसी गाय के दूध को चरणामृत में मिला के काफ़ी सारे लोगों ने कथा में पिया और बाद में सब इलाज के लिए पहुंच गए। तो क्या अगर किसी गाय को या भैंस को कुत्ते ने काट लिया तो ये संभावना है कि दूध में भी उसका इम्पैक्ट हो? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि चरणामृत में कच्चा दूध पड़ता है, हम उसको पकाते नहीं। जी। तो इस पे काफ़ी सारे मिथ इधर उधर चल रहे थे, लोगों ने बड़ा फियर था। तो क्या ये सच है? आप चूँकि इसी क्षेत्र में आपका इतना लंबा काम है, तो अगर किसी गाय या भैंस को, किसी भी दुधारू पशु को कोई कुत्ता काट लेता है तो लोगों को उसका दूध पीना बंद कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं आपको, एक तो रेबीज बड़ी घातक बीमारी है। अभी कई केस आए और बहुत केसेस हुए हैं, और अभी डॉग बाइट के भी, और सोशल मीडिया में दुनिया भर की कुछ सत्य कुछ असत्य कहानियाँ चलती रहती हैं। मैं तो नहीं जाता, लेकिन जो मैं इसके पीछे जो साइंस है वो ये है
कि जो रेबीज़ है एक बहुत घातक बीमारी है और कुत्ते के माध्यम से जो है वो जाती है। कुत्ता काटने से, चाहे कुत्ता हमको काटे या गाय को काटे, भैंस को काटे या किसी भी जानवरों को काटे, तो उससे वो, अगर वो कुत्ता रेबिड है, अगर वो उसमें रेबीज़ का वायरस है, तो निश्चित रूप से वो जिसको भी काटेगा उसको वो उसके दूध में आएगा इम्पैक्ट? दूध के में आएगा नहीं आएगा ये तो नहीं कह रहा, लेकिन उसका दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए। अभी इस पे कोई लगता है रिसर्च वगैरह नहीं हो रही है, रिसर्च हो रही है, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि उसका दूध पिएं। लेकिन ये जरूर है कि हम ये कहते हैं कि अगर कुत्ते ने काट लिया आपकी गाय को या भैंस को, तो तुरंत उसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन जैसे इंसान को कराते हैं, जैसे इंसान को कराते हैं वैसे उनको भी कराना चाहिए। और जो लोग कुत्ता पालते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने डॉग को एनुअली इसका टीका लगता है, इसका टीका जरूर लगवाएं। इसमें किसी प्रकार की वो करने की जरूरत नहीं है। रेबीज़ में एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि रेबीज़ का जो वायरस है वो बरसों तक पड़ा रहता है आदमी के शरीर में। मेरी जानकारी में, मैं जब कहीं था एक जगह, वहाँ मेरे एक पड़ोसी रहते थे, उनके बच्चे की डेथ मैंने अपनी आंखों से देखी है। उनका बच्चा 10 साल का था। खिलाड़ी की डेथ हुई थी, उनकी भी हुई है। मैंने तो खुद अपने पड़ोस में देखा है, एक बच्चे की डेथ हुई। उसको 10 साल पहले कुत्ते ने, जब अपने गांव में गया था, वहाँ काटा था और उसका कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ, और अचानक एक दिन उस बच्चे को सिम्टम्स आ गए और हमने देखा कि 2 दिन में जो है उस बच्चे की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। तो ये जो लोग कुत्ता पालते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने डॉग को वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये बहुत भी गंभीर बीमारी है। साथ ही साथ अगर मुझे काटा है, किसी व्यक्ति को काटा है, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर सरसों का तेल और मिर्ची लगा दिया। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं अरे नहीं वो कोई ज़्यादा खुरचन नहीं आई है, वो हो गया है। मैं कहता हूँ इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और इसमें ऐसा होता है कि जितना सर के नज़दीक काटा जाएगा, क्योंकि ये जो वायरस है इसका, ये नर्व के साथ चलता है। अच्छा, ठीक है ना, इसका जो मूवमेंट है बॉडी में नर्व के साथ चलता है। तो आपको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, 1 लगवा लिया, 2, अब तो 3 लगने लग गए, तो और इंट्रामस्कुलर लगते हैं। ये भी नहीं है कि कोई पहले तो पेट में लगते थे। तो इस बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए और उसका दूध या वो, ये 3 बीमारी तो हो गई। जी हाँ। अच्छा, और लंपी भी, अगर किसी लंपी का एक बड़ा इशू आया था जी हाँ 2-3 साल पहले, जी। तो अगर गाय को लंपी हो गया है तो क्या उसका दूध बिल्कुल बंद कर देना देखिए, लंपी भी अभी जूनोटिक डिसीजेज में इंक्लूड नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि उसको हमने उसमें कर दिया हो, लेकिन लंपी भी अभी 2 साल पहले ही आई है। वायरल डिसीज है और जो विशेष रूप से गौवंश की ये बीमारी है और इससे बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान, महाराष्ट्र में अभी 2 साल पहले बहुत इसकी डेथ हुई है और बड़ा कष्टदायक होती है गाय के लिए ये। और एक सौभाग्य की बात यह है कि हमने इसकी वैक्सीन बना ली है हमारे देश में, खासकर ICR में जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी वैक्सीन बनाई है। तो इसलिए अब वो कंट्रोल में हो गई है, अब वो कंट्रोल में है। अब इस साल भी कहीं छुटका 1-2 अगर कहीं हो रहा हो, लेकिन लंपी जो है, क्योंकि इसमें जो उसका शरीर होता है उसमें लंप की गांठें बन जाती हैं, इसलिए इसको लंपी स्किन डिसीज़ कहते हैं। वो भी एक बड़ी गंभीर बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। पिछले दिनों सुधांशु त्रिवेदी से एक सवाल पूछा गया था, वो गाय को लेकर के, गाय के मीट को लेकर, तो उन्होंने कहा मिथुन का। लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि ये मिथुन अलग एरिया में होता है, गाय हमारे, तो मिथुन और गाय में कुछ अंतर है? टेक्निकली हम अंतर कर सकते हैं उसमें कुछ? देखिए, हाँ देखिए, ये बहुत वायरल हुआ था अभी पिछले हाँ, दिनों ना, अब देखिए, मैंने कहा ना वायरल की तो आजकल कहानी कुछ भी है कि मैं कुछ और बोलूं और उसको कुछ और। आजकल तो AI के ज़माना आ गया है, तो कुछ का कुछ जोड़ देंगे आप जो है। तो मिथुन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल है नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का। उधर आप जाओगे और वहाँ भी, जैसे हमने आपको ऊँट की कहानी बताई थी कि जैसे पहले जिसके पास ज़्यादा ऊँट होते थे, ब्रज क्षेत्र में जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ही सनाड और इज्जत वाला आदमी माना जाता था। ऐसे ही मिथुन जो है ना, वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का और सारे नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, और बड़ा उसको इम्पोर्टेंट एनिमल माना जाता है, पवित्र एनिमल माना जाता है वहाँ पे। लेकिन उसका स्लेटर अलाउड है। अच्छा, उसका स्लेटर अलाउड है, लेकिन गाय की कैटेगरी में नहीं है। नहीं, गाय कैटेगरी में नहीं है। वो दूध देता है, मिथुन थोड़ा दूध देता है। अच्छा, लेकिन मिथुन का स्लेटर अलाउड है, लेकिन वो कम्युनिटी बेस पे होता है। अच्छा, मिथुन को जैसे ही कभी कोई कम्युनिटी में कोई शादी ब्याह, कोई ऐसा खुशखबरी का कोई त्यौहार है,
तो बाकायदा उसका एक नोटिफिकेशन जारी होता है कम्युनिटी हेड की तरफ से, अच्छा, कम्युनिटी हेड की तरफ से, और वो फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई 1 या 2 मिथुन को आज स्लॉटर होगा, और उसके बाद वो फिर भोजन में परोसा जाता है। ठीक है ना? अच्छा, गाय की कैटेगरी में नहीं तो नहीं आता, नहीं, गाय बिल्कुल कैटेगरी में होगा तो काटेंगे ही नहीं। गाय उसका रजिस्ट्रेशन अलग है मिथुन का। हाँ हाँ, उनका अलग काऊ है। का रजिस्ट्रेशन हाँ, अलग और है। अभी फर्स्ट टाइम ये भी एक इंडिया में हिस्ट्री बनी है कि ब्रीड जो है उनकी रजिस्टर्ड, जो भी आपने करनाल वाले इंस्टीट्यूट की बात करी थी, और इसका जो इंस्टीट्यूट है वो दीमापुर नागालैंड में है, जो मिथुन का इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने इसकी पहली ब्रीड वर्ल्ड में रजिस्टर हुई है मिथुन की। हाँ, तो वहाँ उसको काट सकते हो, स्लॉटर कर सकते हो, लेकिन गाय को स्लॉटर नहीं कर सकते, चाहे कम्युनिटी हो चाहे इंडिविजुअल हो, कोई वो नहीं है। मैं इसलिए चाह रहा था कि लेकिन है वो कैटल, है कैटल, वो आता कैटल में ही है, जो कैटेगरी है। लेकिन कैटल काऊ की कैटेगरी में नहीं। काऊ कैटेगरी क्योंकि मतलब आप उसी के साइंटिस्ट हैं। काऊ की कैटेगरी का मतलब मेरा हो गया, जो अभी आपने कहा ना कि क्या उसे, तो गाय को थोड़ी हम काट देंगे भाई, वो नहीं है। काऊ स्लॉटर इज टोटली डिफरेंट। और दूसरी बात है कि जो वो एक दुधारू पशु नहीं है, वो एक दुधारू पशु नहीं है। हाँ, वहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट की जो कल्चर है, उनके हेरिटेज का एक पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको कंजर्वेशन का काम चल रहा है, उसको इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है गांव में। आईसीआर का इंस्टीट्यूट, आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। और पहले वो सिर्फ नागालैंड, और जैसे दूसरा एक याक है, याक भी इतना इम्पोर्टेंट है। याक हमारा जो उसका, वो भी आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, वो उसका जो वो है वो दिरांग में है, एक दिरांग है अरुणाचल प्रदेश में, दिरांग है, उसका वहाँ है। तो ये जो एनिमल हैं, इनकी एनिमल की भले ही उपयोग, स्पेशली काऊ का अलग है कहीं। हाँ, ये मेरठ में है ना, काऊ का अभी तो मेरठ में है, जहाँ आपने फ्रीजवाल की बात करी थी। फ्रीजवाल उसी काऊ इंडियन कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके और मिलिट्री फार्म के सहयोग से बना था। ठीक है, जो फ्रीजवाल बनी थी, वो इंस्टीट्यूट अभी मेरठ में मिलिट्री कैंट में है। अब वो शिफ्ट हो रहा है आपके हापुड़ के पास जो है, वहाँ ज़मीन मिल गई है और वहाँ काम शुरू हो गया। तो वहाँ तो अगर गाय, हमारे देश में सभी स्पीसीज़ के इंस्टीट्यूट हैं, सभी स्पीसीज के, जो भी मैंने अभी आपको स्पीसीज गिनाई हैं, चाहे आप भेड़ की बात करो, चाहे ऊंट की बात करो, चाहे पिग का इंस्टीट्यूट जो है गुवाहाटी में है, रानी एक जगह है वहाँ गुवाहाटी में पिग का इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। ऐसे ही आपका मिथुन का मैंने बताया, शीप का मैंने बताया आपको अविकानगर, नहीं शीप का अविकानगर में है, जयपुर के पास में। याक का जो है दिरांग में है, मिथुन का दीमापुर नागालैंड में है। तो वो जो ये जो स्पीसीज बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इनका काम इनका काम ये रहा कि भाई आप उस स्पीसीज़ को वहाँ के हिसाब से इम्प्रूव करिए, और वो जर्मप्लाज इंपॉर्टेंट जर्मप्लाज्म है, उसको उन्हें कंजर्व करना, उसको इम्प्रूव करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए स्पीसीज बचा। नेचर ने, मैंने बताया था ना आपको कि एक जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन दी है, वो हर एक जाति के लिए दी है। आप पहाड़ पर जाएंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, तो वहाँ के लोग कैसे हैं, थोड़े से हाइट में कम है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ का क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से डेवलप है। अगर आप जैसलमेर में जाएंगे तो आपको जो महिलाएं मिलेंगी आपको, वो भी 6.5 फुट की मिलेगी। तो क्योंकि वहाँ इतना हार्श क्लाइमेट है, तो वो जो जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, तो वो हर नेचर ने उस हिसाब से डेवलप किया है। तो सरकार का, भारत सरकार का अभी एक अभियान चला रखा है कि भाई हमारी जो भी ये जो अपनी खुद की ब्रीड हैं, जो राष्ट्रीय ब्रीड हैं, किसी भी एनिमल की हो, चाहे वो पिग है, चाहे मिथुन है, चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये इनका कंजर्वेशन करना है, इनका इम्प्रूवमेंट करना है, और इनसे किस तरह से गांव के लोगों का रोजगार मिले, कैसे लाइवलीहुड मिले, किस तरह से। और एक और विषय छूट गया आज कि महिलाओं का सशक्तिकरण अगर कहीं होना है तो इन्हीं से होना, पशुपालन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप इंडस्ट्री बंद कर दीजिए, लेकिन अगर देखो, अगर हम थोड़ी सी वैदिक काल की बात कर लें, द्वापर युग में ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आया, भगवान कृष्ण ने ये दिया कि भाई दूध जो है ना, वैल्यू एडिशन की जो बात करते हैं ना, ये वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये द्वापर युग का है। भगवान कृष्ण ने ये बात बताई थी कि जो दूध है, जो ग्रामीण क्षेत्र में दूध पैदा हो रहा है, उसका मार्केट मथुरा में है। तो वो जो है, वो ये कहते थे कि गांव से जो दूध है उसको मथुरा लाओ। अच्छा, अब दूध लाती थी तो खराब हो जाता था। वो मटकी वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, मटकी फोड़ दी, वो तो एक सांकेतिक वो है, सिंबॉलिक, ऐसा नहीं है, सिंबॉलिक है। कहने का तात्पर्य उनका ये था कि खाली दूध मत ले जाओ, इसका मक्खन बनाओ।
इसकी क्रीम बनाओ, उसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो आज के जो एमबीए क्या करते हैं, एमबीए यही तो कहते हैं। तो पहला एमबीए विश्व का अगर कोई था तो भगवान श्री कृष्ण थे, जिसने ये बताया महिलाओं को कि भैया वहाँ जाओ। उन्होंने कहा भाई वो तो टैक्स लगाता है, ज़्यादा पैसे लगाता है, तो उन्होंने कहा वो इंतजाम मैं करूँगा, सुरक्षा मैं दूंगा उनको, महिलाओं को। तो महिलाओं का सशक्तिकरण प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर ख़राब थी तो पहले ब्रज की थी, इसलिए वहाँ पर गौ संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि जो सॉइल थी, सॉलिनिटी आज भी है वहाँ पे। तो सॉइल की सॉलिनिटी समाप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम कोई अगर है तो काऊ डंग है, काऊ यूरिन है। इसी से जुड़ा डॉक्टर साहब एक सवाल है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट जो केमिकल वाली खेती के जो समर्थक हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बंद किया गया उस दिन लोग फिर भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। इसी तरह से लोग ये कहते हैं कि अगर जो क्रॉस ब्रीडिंग वाली जो गाय हैं, है ना, जो सिंथेटिक गाय हैं, उनका अगर इस्तेमाल बंद होगा, सिर्फ देसी पे अगर सब कुछ सिमट गया तो दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो क्या ये एक मिथ है या कहीं कुछ फैक्ट आपको लगता है कि अगर सिर्फ देसी गाय रह गई देखो तो दूध का प्रोडक्शन उतना नहीं मैं वैज्ञानिक तरीके से जवाब दूंगा आपकी बात का। बिल्कुल। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो देसी गौवंश है उनके पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। पोटेंशियल का मतलब है प्रोडक्शन का, कि उनका जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, 20 से 25 लीटर है, आज भी है, ऐसी बात नहीं है, पर डे का। हाईएस्ट कौन सी देती है ऐसे? यही जो 4 ब्रीड मैंने बताई आपको, थार पारकर है, साहिवाल है, गिर है और रेड सिंधी है, राठी है। ये 20 से 25 लीटर दूध देती थी और देती हैं। नुकसान हमने क्या कर लिया कि हमने इनको क्रॉस कर दिया। तो इनका जो, जिसको हम कहते हैं ना, इनका ब्लड डाइल्यूट कर दिया। तो हमें वापस फिर वहीं पहुंचना है और वही स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत वो करी जा रही है, ठीक है ना। प्लस तो उससे जब दूध हमारा कम नहीं हो रहा है तो घट कैसे जाएगा? ये मिथ है, ये मिथ। मैं तो इसको, हाँ, थोड़ा बीच में फ़र्क पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं। और साथ में भैंस भी तो है भाई। खाली दूध प्रोडक्शन जो हो रहा है वो खाली सिर्फ गाय से नहीं हो रहा ना, भैंस से भी आ रहा है। भैंस हमारी मुर्रा जैसी भैंस तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। और इतनी हार्श ब्रीड है, इतनी बढ़िया ब्रीड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारियां भी कम होती हैं, बढ़िया आप जो है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उसको रखने के रखरखाव के तरीके हमने बदल दिए। पहले गांव में पोखर होती थी, पोखर में वो घूमती रहती थी, अब वो रहती थी, तो वो चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि वो तालाब तो खत्म ही हो गए, तालाब खत्म हो गए। अब वो उनकी उपयोगिता तो है, लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है, लैंड की रिक्वायरमेंट आ गई लोगों की। तो इसलिए, और दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि जो अगर हम नेचुरल फार्मिंग पे चले जाएंगे तो मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हम गाय को बढ़ावा दे दोगे। और भाई अगर देखिए अभी जो वन हेल्थ की बात हो रही है ना, तो वन हेल्थ में तो गाय भी आ रही है, बिल्कुल। सॉइल हेल्थ की बात आ रही है, सॉइल हेल्थ तो सबसे ज़रूरी है। और सॉइल हेल्थ को इनरिच करने का सबसे अच्छा माध्यम अगर है तो गाय का गोबर और यूरिन है। डॉक्टर साहब एक मुद्दा और है रेबीज से ही जुड़ा हुआ, कि इंसान को अगर कुत्ता काट ले तो वो तो बता देगा कि भाई उसको आवाज़ दे देगा, किसी न किसी तरह से पता ही चल जाता है काट लिया। लेकिन पशु तो नहीं बता पाएगा। उसमें अगर कोई मान लीजिए कुत्ता ने काटा या किसी और चीज़ ने काट लिया, कैसे पता चलेगा? और कैसे हम उसको, क्या पहले से ही हम कोई इसका रेबीज का, एंटी रेबीज का इंजेक्शन उसको दे सकते हैं पशु को? हाँ, देखो ऐसा है, एक तो होता है नेचुरल हो, जो रेबीज जो है वो उस होती है कुत्ते काटने से, किसी दूसरे जानवर के काटने से नहीं होती है। जब काट लेगा तो हो जाएगी, गाय को काटा तो गाय काटेगी तो हो जाएगा। तो पहली बात तो है, तो वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन हम कुत्ते का ही करते हैं, कुत्ते का वैक्सीनेशन करते हैं। लेकिन और कोशिश करी जाती है कि जो स्ट्रे डॉग हैं या स्ट्रीट डॉग हैं उनका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए नियमानुसार। लेकिन हो ना हो वो अलग बात, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि गाय भैंस को क्या तो वो बोलेंगे नहीं, वैक्सीनेशन, नहीं, वो नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, किसान को पता रहता है। एक तो देखो गांव में जब कुत्ता रैबिड हो जाता है ना, पागल हो जाता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये रैबिड हो गया है, और वो काटता है। एक को नहीं काटता है रैबिड, एक गाय को, भैंस को या बकरी को नहीं काटेगा, वो आदमी को भी जो मिलेगा उसको काटेगा। तो वो पता चल जाता है। तो उनका फिर पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन बोलते हैं उसको, वो जरूर करना चाहिए। पहले नहीं करा सकते? नहीं, पहले बाकी पशुओं में नहीं करा सकते, गाय में, उसमें कुत्ते में करा सकते हैं।
ठीक है। बट पोस्ट वैक्सीनेशन बाइट वैक्सीनेशन जैसे ह्यूमन का होता है वैसे ही जो है हमें कुत्ते का वो सॉरी इनका पशुओं का करना चाहिए। एक इशू और है डॉक्टर साहब की बहुत पुराना खैर है मामला, लेकिन अभी तक चल रहा है, ऑक्सीटोसिन का, कि दूध बढ़ाना है और मिल्किंग कंपटीशन होता है उसमें भी ये हो जाता है। कुछ ना कुछ दूसरा तौर तरीका अपनाते हैं कि वो 4 दिन बाद मिल्किंग कंपटीशन है उसमें दूध की मात्रा बढ़ा दी, अवार्ड ले आए। तो अवार्ड का मुद्दा अलग है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन जो आम जनमानस में आ गया भाई कि गाय भैंस को दे दिया, दूध बढ़ गया और उसका फ़ायदा उठा लिया। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीटोसिन लगा था और उसका दूध वो पी रहा है इंसान, और उसका क्या नुकसान होगा? जी हाँ, देखो पहली बात तो है अब ये जो है ना इलीगल है ऑक्सीटोसिन लगाना। अब ऑक्सीटोसिन गाय को या भैंस को दूध निकालने से पहले अगर पता चल जाता है तो लगा नहीं सकते, पहली बात तो ये है, ठीक। और ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन से ये तय है कि दूध तो भाई मिल्क लेट डाउन ही तो कराना है ना, हो तो जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो लीगल नहीं है इसलिए अलाउड नहीं है उसको लगाना, तो इसलिए ये अब ये मन में पालना कि ये ऑक्सीटोसिन और उसका असर तो अगर लगा दिया तो उसका असर तो इंसान में भी आएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अब सोशल मीडिया की तो मैं नहीं कहता, लेकिन अब ऑक्सीटोसिन लगता ही नहीं है तो इसलिए उसमें हम टेंशन में रहें क्यों। अच्छा, लगता ही नहीं, अब अलाउड ही नहीं है, आप जो है उसमें नहीं लगा सकते, वो गलत है। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत लंबी चर्चा की है अलग अलग विषयों पे। हमने कोशिश की है कि पशुपालन और डेयरी से जुड़ी तमाम चीज़ें कवर हों, तमाम पहलुओं पे बातचीत हो। डॉक्टर साहब ने सभी का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि ब्राज़ील कैसे आगे बढ़ा और हमें अपनी जो देसी नस्लें हैं उनकी प्योरिटी कैसे रखनी है और उसका दूध कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है लोगों के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा और आप किसी भी और विषय पे अगर विशेषज्ञ को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।